एपिसोड 41। चलो तुम मेरा सच बताना, मैं तुम्हारा बताऊंगी। रचना जी नत्तू को देव के साथ सुरेश जी से मिलने के लिए भेज देती हैं। अब आगे नत्तू आगे आगे और देव पीछे पीछे चल रहा था। वे दोनों नत्तू के घर से काफी दूर आ गए थे। देव नत्तू से कहता है अब और कितनी दूर चलना है। नत्तू कहती है चलते जाओ, अभी तो और भी आगे चलना है, जितनी दूर आ गए उतना ही और आगे चलना है। देव इतनी दूर जाकर थक गया था और अभी इतना ही और जाना है। ये सुन देव के फेस एक्सप्रेशन सड़ जाते हैं। देव हैरानी से अलसाए आवाज से कहता है क्या तुम्हारे खेत इतनी दूर है। नत्तू को देव की शकल देख हंसी आ रही थी। नत्तू जोर से हंसते हुए कहती हैं शहरी बाबू की तो 2 किलोमीटर चलकर ही हवा टाइट हो गई। इतना कह नत्तू और जोर से हंसने लग जाती हैं। ये देख देव को नत्तू पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने नत्तू पर गुस्सा किया तो नत्तू देव को यही छोड़ जाएगी। देव जानता था कि पिछली बार के जैसे ही देव फिर रास्ता भटक जाएगा, इसलिए देव अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करता है। कुछ दूर चलने के बाद नत्तू देव से कहती हैं 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। इतना कहकर नत्तू सामने एक गन्ने के खेत के अंदर चली जाती है। नत्तू बाहर आती है तो उसके हाथ में एक बड़ा सा गन्ना था। नत्तू अपने एक पैर को एक पत्थर पर रख उसी पैर की थाई पर उस गन्ने को मारकर 2 टुकड़ों में तोड़ देती हैं। देव हैरानी से अपनी आंखें फैलाए नत्तू को देख रहा था। देव कहता है ये एक ही बार में कैसे तोड़ दिया तुमने, क्या तुम जिम सिम जाती हो। ये सुन नत्तू हंसने लग जाती है और एक गन्ने का टुकड़ा देव को देते हुए कहती हैं दूध दही का खाना नंबर 1 हरियाणा। ये दूध दही की ताकत अपनी बाजू पर अपना हाथ मारते हुए कहती हैं। नत्तू फिर अपने गन्ने को छीलकर गन्ने को चूसना स्टार्ट कर देती हैं और उछलते कूदते हुए आगे की ओर जाने लगती है। नत्तू की इस हरकत पर देव को हंसी आ जाती है और अपने आप में ही बड़बड़ाता है पागल लड़की। लेकिन आगे चल रही नत्तू ये सुन लेती है। नत्तू खुद से कहती है मुझे पागल बोला ना, अब देखिए पागल लड़की क्या करती है तेरे साथ। इतना कह नत्तू एक मिस्टीरियस स्माइल करती है। दूसरी ओर करण आशी को लेकर रूम में आ जाता है। आशी को बेड पर बैठाते हुए करण कहता है चुपचाप बैठ, आड़े मैं तेरे खातर कुछ खान खातर लाऊं हूं, चुपचाप से बैठ यहाँ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। इतना कह करण रूम से बाहर चला जाता है। करण के रूम से बाहर जाने के बाद कोई अचानक से बेड पर आशी की गोद में सर रख बेड पर लेट जाता है। आशी चिढ़ते हुए रुड वॉइस में कहती हैं ये क्या हरकत है, अर्जुन उठो, ये से चुपचाप से सीधे होकर बैठ जाओ। अर्जुन आशी के गाल को खींचते हुए कहता है ये हुई ना बात रात को रोती हुई, मुझे मेरी शेरनी भाभी अच्छी नहीं लग रही थी। एक आप ही तो हो इस घर में जो रणधीर चौधरी से नहीं डरते, आज इतनी शांति से आप सबकी बात क्यों मान रहे हो। नहीं नहीं, आप घर वालों की नहीं अपनी स्टेप मदर की बात मान रहे हो। सही कह रहा हूं ना मैं भाभी जी। आशी अर्जुन का सर अपनी गोद से हटाते हुए कहती हैं रात को एक शर्त रखी थी तुम्हारे सामने, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा। अर्जुन आशी के सामने ठीक से बैठते हुए कहता है इसलिए तो मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ, मैं आपकी कोई शर्त नहीं मानने वाला। आशी कहती है सोच लो कहीं मेरी बताई हुई बातें कहीं तुम्हें फिर से दादाजी की छड़ी की मार से सामना ना करवा दे, लेकिन इस बार मैं बचाने नहीं आने वाली। अर्जुन हंसते हुए कहता है मेरे पास आपका एक सीक्रेट है, अगर मेरा सीक्रेट रिवील हुआ तो आपका सीक्रेट भी रिवील हो जाएगा। मेरे किस सीक्रेट की बात कर रहे हो तुम, आशी अपनी नज़रें छोटी करते हुए कहती हैं। अब इनोसेंट भी मत बनकर दिखाए मिसेस सेहरावत जैसे, आप जानती ही नहीं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। आशी हैरानी से अर्जुन की ओर देख रही थी और अर्जुन के आगे कहने का वेट कर रही थी। अर्जुन थोड़ा पॉज लेने के बाद कहता है यही कि आप साइकोलॉजिस्ट से चोरी चोरी चुपके अपना ट्रीटमेंट करवा रही हो। आशी हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। आशी ये जान हैरान थी कि अर्जुन को इस बारे में कैसे पता। अर्जुन ने ही डॉक्टर निशिका और श्री की बात सुनी थी। आशी बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती हैं जाओ और जाकर बता दो करण को मेरा तो तुम काम ही आसान कर रहे हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे बारे में अगर करण को पता चला तो वो क्या करेगा। डर नहीं लगा तुम्हें वो सब करने में, तुम्हारे जमीर ने तुमसे ये नहीं कहा ड्रग्स मत लो। अर्जुन ये गलत है, उस अमन राणा के साथ मिलकर ड्रग्स लेकर आए हो तुम, बता दूं सबको, घर पर मौका ढूंढते ही कुछ पैसे चुराना चाहते हो और उस अमन राणा को देकर ड्रग्स खरीदना चाहते हो। आशी थोड़ा पॉज लेने के बाद आगे कहती है चलो दोनों चलते हैं, तुम सबको मेरा सच बताना और मैं तुम्हारा सच बताऊंगी। इतना कह आशी बेड से उठ जाती है, लेकिन अर्जुन तो मानो बर्फ की तरह जम चुका था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी ड्रग्स लेने वाली बात आशी ने सबको बता दी तो रणधीर चौधरी नहीं, इस बार तो करण भी भूल जाएगा और अपनी लिमिट्स क्रॉस कर अर्जुन को ऐसी सजा देगा कि अर्जुन ही नहीं पूरा गांव भी ड्रग्स लेने से पहले 100 बार सोचेगा। आशी अर्जुन का हाथ पकड़ बेड से खड़ा करते हुए कहती हैं चलो चलते हैं, पहले तुम मेरा सच बताना, मेरे लिए आसान हो जाएगा, जो मेरी हिचक है करण को सच बताने में वो दूर हो जाएगी। कौन सा सच बता मां हिचकईसा तू, कौन सा सच बताने में हिचक रही हो तुम। ये सुन आशी और अर्जुन दोनों ही दरवाजे की ओर पलट कर देखते हैं। दरवाजे पर खड़ा करण अंदर आकर खाने की प्लेट को साइड टेबल पर रखते हुए कहता है किस सच की बात करो हो थाम दोनों, किस सच की बात कर रहे हो तुम दोनों। आशी कहती है मुझे तुम्हें अपने और अर्जुन के बारे में कुछ बताना है।
अर्जुन का चेहरा पीला पड़ जाता है। आशी का कॉन्फिडेंस लेवल देखकर अर्जुन को ऐसा लगा कि आशी को उसके सच से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्जुन को तो अपने सच से फर्क पड़ता है। अर्जुन का दिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। अर्जुन अपना थूक निगल तक आशी को ही देख रहा था। आशी आगे कहती है, मुझे तुम्हें बताना थी कि मैं और अर्जुन सबसे कुछ छिपा रहे हैं। करण सवालिया नजरों से दोनों की ओर देख रहा था। आशी एक बार अर्जुन की ओर देखती है। करण कहता है, बतावेगी कि सच लिखो के बैठे हो थाम दोनों? बताओगी क्या सच छिपा कर बैठे हो तुम दोनों? आशी कहती है, मैं अपना ट्रीट। तभी अर्जुन बीच में बोल पड़ता है, मैं कल से भाभी के साथ उनकी कंपनी ज्वाइन करने वाला हूँ। करण छोटी नजरों से अर्जुन को घूर रहा था। ये करण के लिए हजम करने वाली बात नहीं थी कि अर्जुन कब्बड़ी को छोड़कर आशी की कंपनी ज्वाइन करना चाहता है। करण अर्जुन के माथे पर हाथ रख कहता है, तू बीमार तो नहीं होगा? जो मैट न छोड़ के आशी की गैल कंपनी जावेगा, तुम बीमार तो नहीं होना? जो मैट को छोड़कर आशी के साथ कंपनी जाना चाहते हो? अर्जुन तेज आवाज में कहता है, मैंने बोल दिया सो बोल दिया, कबड्डी नहीं छोड़ रहा, बस 1 महीने की बात है। इतना कह अर्जुन करण के रूम से चला जाता है। करण आशी से कहता है, अब तू भी रोटी खा ले, अब तू भी खाना खा ले। बेड पर आशी को बैठाते हुए कहता है। आशी करण से कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो रात को बताने से पहले मैं। करण आशी के पास बैठ खाने की प्लेट अपने हाथ में लेकर आशी को बीच में टोकते हुए कहता है, पहला खा, 5-6 बात करेंगे, पहले खा बाद में बात करेंगे। खाने की ओर इशारा करते हुए कहता है। लेकिन करण मेरी बात सुन लो पहले, आशी कहती है। करण एक खाने का निवाला तोड़ आशी की ओर करते हुए कहता है, बाद में। आशी चुपचाप से खाना खाने लगती है। आशी को खाना खिलाने के बाद करण साइड टेबल के डोर से मेडिसिन निकाल आशी को देता है। आशी मेडिसिन लेने के बाद करण से कहती है, अब तो मेरी बात सुन लो। करण हाथ में लिए बर्तन साइड टेबल पर रख कर कहता है, अब बोल के कहना चाहवें सब। अब बोलो क्या कहना चाहती हो? आशी एक गहरी सांस ले करण से कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनना। करण पल के झपका आगे कहने का इशारा करता है। आशी कहती है, वो मुझे तुम्हें बताना है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बचपन के दोस्त गोलू हो। ये सुन करण का चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है। करण आशी को अचानक से खुशी के मारे हक कर लेता है, लेकिन आशी के आगे के शब्द सुन वो स्माइल करण की फीकी पड़ जाती है। आशी कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। करण पीछे हट आशी का चेहरा देखता है। आशी की आंखों में आंसू देख करण आशी के आंसू साफ करते हुए कहता है, तू कौन होवे सर डिसाइड करने वाली कि तू मेरे लायक से या ना? तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली कि तुम मेरे लायक हो या नहीं? आशी कहती है, पहली मेरी पूरी बात सुनो। करण कुछ नहीं कहता, लेकिन एक अलग ही बेचैनी आशी की आंखों में देख पा रहा था। आशी आगे कहती है, वो 6 साल पहले मेरे साथ। आशी ने इतना ही कहा था कि उसके रूम के दरवाजे पर नॉक होता है। आशी और करण दरवाजे की ओर देखते हैं तो वहाँ एक नौकर खड़ा था। वो नौकर करण से कहता है, करण बाबा नीचे कोई आपसे मिलने आया है। करण एक बार आशी की ओर देखता है। आशी की आंखों में बेचैनी करण को ना जाने के लिए कह रही थी और करण आशी से कहता है, मैं आया। इतना कहकर करण उस नौकर के पीछे पीछे नीचे आ जाता है। दूसरी ओर नाज और रोनी हवेली के पास पहुंचने वाले थे। नाज की नज़र सामने से आती हुई श्री की कार पर चली जाती है। नाज ये देख जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर छिपा लेती है। श्री की कार कुछ दूरी पर जाने के बाद नाज ऊपर उठकर रोनी से कहती है, देखो अगर मॉम ने तुम्हारी कार को पहचान लिया हो ना, तो तुम मॉम से कह देना कि तुम कंपनी के काम से दी से मिलने आए थे। मेरा नाम अगर तुमने लिया कि मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ तो मैं दी से कहकर तुम्हें इस जॉब से हटवा दूंगी। रोनी कहता है, तुम मेरी जॉब के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? नाज कहती है, क्योंकि तुम बाकी गार्ड्स को सीक्रेटली मेरे पीछे जासूस की तरह लगाए रखते हो और मेरी पल पल की खबर दी को देते हो। नाज रोनी से कहती है, ये सब छोड़ो, तुम गाड़ी हवेली के आसपास रोक लेना, हम चुपके से दी से मिलने जाएंगे। अगर गलती से भी मॉम वापस आ गई तो? नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? रोनी चिढ़ते हुए कहता है, समझ गया मेरी माँ की तुम चोरों की तरह मिस जिंदल से मिलने जाना चाहती हो। एपिसोड 42 जेल जाना पक्का था। अब आगे नत्तू देव से कहती है, नहर के पुल को क्रॉस करते ही हमारा खेत आ जाएगा। ये सुन देव की आंखों में चमक आ जाती है। 4 किलोमीटर चलकर जो उसे अपनी मंजिल नजर आ रही थी। नत्तू अपने मन में एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हें पता है तुम्हें 4 किलोमीटर घुमाकर क्यों लाई हूँ? क्योंकि तुम मुझे पागल लड़की कहते रहते हो ना। अब देखना कि ये पागल लड़की तुम्हारे साथ क्या करेगी। बस एक बार आओ तो तुम पुल पर। नत्तू पुल पर आकर खड़ी हो जाती है। नत्तू को वहां यूं रुका हुआ देख देव कहता है, अब यहाँ क्यों रुक गई तुम? नत्तू देव को नीचे नहर की ओर इशारा करते हुए कहती है, देखो नहर में कोई डूब गया। जैसे ही देव पुल पर बनी सेफ्टी वॉल के पास आता है, नत्तू के मिस्टीरियस स्माइल कर देव को जोर से पीछे से आकर धक्का दे देती है। देव पुल से नीचे नहर में गिर जाता है। देव चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है, पागल लड़की मुझे निकालो, मुझे तैरना नहीं आता। नत्तू देव की बात को सीरियसली नहीं लेती, उसे लगता है देव झूठ बोल रहा है। देव चाहता है कि नत्तू पानी में कूदे। देव बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था,
लेकिन अब देव धीरे धीरे डूबने लगता है और पानी के बहाव के साथ आगे को बढ़ने लगता है। ये देख नत्तू घबरा जाती है। नत्तू भी देव को बचाने के लिए नहर में कूद जाती है। नत्तू तेजी से तैरते हुए देव की डायरेक्शन में जाती है। देव अब धीरे धीरे पानी की गहराई में जाने लगा था। ये देख नत्तू अपनी स्पीड बढ़ा देती है और देव को बचाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है और देव को ज़्यादा गहराई में जाने से पहले ही पकड़ लेती है। और देव को पकड़कर ऊपर लाने में नत्तू को दिक्कत हो रही थी। नत्तू एक हाथ से देव के हाथ को मजबूती से पकड़कर रखती हैं और अपने दूसरे हाथ से अपनी चुन्नी को देव की कमर पर लपेट अपनी कमर से बांध देती हैं और देव जो बेहोश हो चुका था। नत्तू बड़ी मुश्किल और हिम्मत के साथ देव को पानी से ऊपर लाती हैं। धीरे धीरे नत्तू नहर के किनारे की ओर वहां बंधे एक मोटे रस्से को पकड़कर देव को होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन देव कोई भी रिस्पांस नहीं करता। नहर के किनारे पर ऐसे रस्से इसलिए बांधे जाते हैं ताकि कोई ऊपर आए तो उन रस्सी की हेल्प लेकर ऊपर चढ़ जाए। नत्तू अपने आप में ही बड़बड़ाती है, नत्तू कुछ कर, अगर ये मर गया ना तो तुझे जेल हो जाएगी, फिर मामा मामी अकेले रह जाएंगे। नत्तू खुद को समझाकर एक गहरे सांस ले बड़ी मुश्किल से ऊपर आती हैं और अपरा अपनी चुन्नी खोल देव को एक साइड लेता कर खुद भी वही लेट गहरी गहरी सांस लेने लग जाती है। खुद को नॉर्मल कर नत्तू बैठकर देव को होश में लाने की कोशिश करती है। नत्तू देव के पेट में अपने दोनों हाथ की हथेली से जोर से दबाती है। देव के मुंह से ऐसा करने से पानी बाहर आ जाता है। देव को अचानक खांसी शुरू हो जाती है। नत्तू ऊपर की ओर देख हाथ जोड़ कहती है, धन्यवाद खाटू श्याम जी, आपने इसे बचा लिया, अगर ये मर जाता ना तो मुझे इतनी छोटी सी उम्र में जेल हो जाती। नत्तू फिर से 2-3 बार वैसे ही करती है। देव के मुंह से पानी तो बाहर आ जाता है लेकिन देव को होश नहीं आता। नत्तू ये देख घबरा जाती है। नत्तू देव को देखकर कहती है, हे खाटू श्याम जी, अब ये होश में क्यों नहीं आ रहा। नत्तू देव के सीने पर कान रख उसकी दिल की धड़कन सुनने की कोशिश करती है। देव का दिल बहुत धीरे धड़क रहा था। जब नत्तू सांसें चेक करती हैं तो वो भी बहुत धीरे चल रही थी। नत्तू घबरा जाती है और खुद से कहती है, अब क्या करूं, कहीं ये मर गया तो। नत्तू वही परेशानी से देव के बगल में खड़ी होकर इधर से उधर घूमने लग जाती है। आसपास दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिसकी नत्तू हेल्प ले सके। नत्तू को ख्याल आता है कि देव को सीपीआर दे, माउथ तो माउथ ब्रेथिंग, लेकिन अगले ही पल नत्तू इस ख्याल को झटक देती है क्योंकि नत्तू जानती थी कि अगर गांव वालों ने ऐसा करते हुए देख लिया तो बात का बतंगड़ बना देंगे। लेकिन नत्तू को देव की फिक्र भी हो रही थी और यह डर ज्यादा था कि उसी ने देव को नहर में धक्का दिया था। अगर देव मार गया तो उसका और उसके मामा मामी का क्या होगा। नत्तू को और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। नत्तू अपने दिल पर पत्थर रख इधर उधर देखती है, अब भी कोई नजर नहीं आ रहा था। नत्तू हाथ जोड़ के कहती है खाटू श्याम जी, माफ कर देना अगर कुछ गलत कर रही हो तो, लेकिन इसे होश में लाने के लिए तो ये करना ही होगा। नत्तू देव के सर के पास बैठ जाती हैं और अपना चेहरा देव के चेहरे के पास ले जाती है, लेकिन कुछ सोचकर रुक जाती है। नत्तू को एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। नत्तू खुद से कहती है, नहीं नहीं ये गलत है नत्तू। लेकिन अगले ही पल नत्तू के मन में ख्याल आता है, इसके मरने के बाद जेल में बैठकर सही गलत सोचती रहना। नत्तू अपने दिल को समझा देव को सीपीआर देती हैं। 2 से 3 बार प्रोसेसर दोहरे के बाद कहीं देव की पलकें हिलती है। नत्तू खुशी के मारे देव की पलकें हिलती हुई देख वही खड़ी होकर अपनी ही मस्ती में झूमने लग जाती है। देव धीरे धीरे आंखें खोलकर बैठ जाता है। देव सामने का नजारा देख हैरान था। नत्तू जब उछलते हुए थक जाती है तो शांत हो देव से कहती हैं, अच्छा हुआ तुम बच गए, वरना आज तो मेरा जेल जाना पक्का था। एपिसोड 43 मेरे पापा को बचा लीजिए फॉर रीडर्स। अब आगे। करण जब नीचे आता है तो देखता है एक लड़का कुछ फाइल लिए खड़ा था। करण उस लड़के को अपने साथ आने को कहता है। वो लड़का करण के पीछे पीछे चला जाता है। करण उस लड़के को अपने साथ अपने गो में लेकर जाता है। उस गो में बने केबिन में जाकर करण सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और वह लड़का करण के सामने खड़ा हो एक फाइल करण को देते हुए कहता है, सर एक ऑर्डर मिला है 500 छोटी लड़कियों जिनकी उम्र 5 से 12 साल तक की उम्र की लड़कियों के लिए पुलाकारी एम्ब्रॉयडरी लहंगा चोली कंप्लीट स्टिच करनी है। करण, तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई। वंश कहता है, सर वो ऑर्डर 5 दिन में कंप्लीट करना है। करण अपनी जगह से खड़े होते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या ये ऑर्डर लेते समय। सर वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, वो आर ग्रुप्स कोई शो करवा रहे जिसमें उनके गो की सभी बच्चियां हमारी डिजाइन की ड्रेस पहनने वाली है। सामने खड़ा वंश कहता है। करण उसे इशारे से जाने से कहता है, वो वहां से तुरंत चला जाता है। करण केबिन से बाहर आंगन में सभी गो में रहने वालों को इकट्ठा कर सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता है। करण उनसे कहता है, अब आप सब बताओ कि हम मिलकर 5 दिन में ये ऑर्डर पूरा कर सका है या ना। अब आप सब ये बताइए, क्या हम मिलकर 5 दिन में इस ऑर्डर को पूरा कर सकते हैं या नहीं। कोष्टक। एक लेडी आगे आकर कहती है, कर लेंगे लेकिन ज्यादा काम करना पड़ेगा। करण उन्हें वो डिजाइन दिखाता है जिसका ऑर्डर मिला होता है। वो लेडी कहती है, ये डिजाइन तो नत्तू का है, आप नत्तू को बुला दीजिए, हम सभी अभी से काम स्टार्ट कर देंगे। करण कहता है, ठीक सर, तो थाम सब तैयारी करो, मैं नत्तू ने लाऊं। ठीक है, तो आप सब तैयारी करो, मैं नत्तू को लेकर आता हूं। SS टेक्सटाइल। कारण की हाई है, निशा जी आपका गैस सही था।
करण ज्यादातर काम अपने गांव में रह रहे लोगों से ही करवाता है, जैसे कढ़ाई, सिलाई, पैकेजिंग आदि। ये सभी रोज कंपनी जाकर अपनी अपनी शिफ्ट के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन अभी जल्दी में ऑर्डर पूरा करना था तो इसलिए वंश करण से मिलने यहाँ आया था, ताकि कंपनी और यहाँ के दोनों जगह के एम्प्लॉयज मिलकर इस काम को 5 दिन में पूरा कर सके। करण का कमरा। आशी करण का 1 घंटे से वेट कर रही थी, लेकिन करण अभी तक नहीं आया था। तभी आशी का फोन वाइब्रेट होता है। आशी जब मैसेज चेक करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और आशी हड़बड़ाहट में हवेली से बाहर एक कार लेकर निकल जाती है। नत्तू का घर। करण जब नत्तू के घर जाता है तो नत्तू के घर पर भीड़ जमा थी। ये देख करण हैरान था कि आधा गांव यहाँ कर क्या रहा है। करण अंदर आकर देखता है तो वहां बीच में आंगन में नत्तू और उसके बगल में एक लड़का बैठा था। उस लड़के के सामने एक औरत खड़ी थी जिसकी पीठ करण की ओर थी, जिस कारण करण लड़के का चेहरा नहीं देख पा रहा था। देखकर लग रहा था जैसे पक्का, रुका, सगुन, कुछ भी कह लो, तीनों में से रस्म चल रही हो। करण अपने आप से कहता है, गर नत्तू का रिश्ता पक्का भी हो वैसा तो गांव क्यों जुड़ रहा अरे अगर नत्तू का रिश्ता पक्का भी हो रहा है तो गांव के लोग क्यों इकट्ठा हुआ है यहाँ। करण थोड़ा भीड़ को चीर कर आगे आता है तो नत्तू तो वहाँ रोनी सी सूरत बनाए बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नत्तू को पीट कर बैठाया हो। लेकिन जैसे ही वो औरत नत्तू को चुन्नी उड़ाकर और टीका कर पीछे घूमती है, करण की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो औरत कोई और नहीं श्री थी। करण थोड़ा आगे आकर लड़के का चेहरा देखता है, वहाँ देव बैठा था। देव के भी फेस के एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं थे। देव खा जाने वाली नजरों से नत्तू को घूर रहा था। श्री गांव वालों से कहती हैं, अब तो तसल्ली हो गई ना आप सभी को, अब तो ये रिश्ता पूरी रस्मों रिवाज के साथ पक्का किया गया है, अब आप सब जा सकते हैं। एक एक कर सभी गांव वाले चले जाते हैं। अब बस देव, श्री, नत्तू, सुरेश जी और रचना जी बचे थे। करण श्री से पूछता है, ये सब क्या है मिसेस जिंदल। तभी दौड़ते हुए आशी अंदर आकर देव को वहां से खड़ा करते हुए श्री से कहती है, मिसेस जिंदल ये आप क्या कर रही है। आप देव की मर्जी के बिना ऐसे किसी के साथ उसकी एंगेजमेंट नहीं कर सकते। आशी को देव ने हो मैसेज कर सब बताया था। देव कहता है, मॉम ये आप गलत कर रहे हो, सारी गलती तो इस पागल लड़की की है। अगर ये मुझे नहर में धक्का नहीं देती तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। नत्तू की ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहता है। आशी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। आशी तो ये जानती थी कि देव को तैरना नहीं आता। आशी नत्तू के सामने जालाल आंखों से घूरते हुए कहती है, तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं, बिना ये जाने सामने वाले को तैरना आता है या नहीं, ऐसे कैसे पानी में धक्का दे सकती हो तुम। देव आशी के पास आकर कहता है, आप सही कह रही है, दिमाग तो है ही नहीं इस पागल लड़की के पास, बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर और बोल देती हैं। नत्तू आंखों में आंसू लिए इनोसेंट सा फेस बनाकर कहती है, इन्हें बचाया भी तो मैं नहीं था। देव कहता है, बहुत बड़ा महान काम कर दिया, ये नई मुसीबत भी तो तुमने ही तैयार की है। आशी और करण दोनों की हैरानी से देव की ओर देखकर कहते हैं, कैसी मुसीबत। फ्लैशबैक। नत्तू देव को होश में आया देख वही उछलने लग जाती है और देव से कहती है, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, वरना आज तो मेरा जेल जाना पक्का था। जैसे ही नत्तू देखती है कि देव हैरानी से सामने की ओर देख रहा है तो नत्तू भी देव की नजरों का पीछा कर सामने की ओर देखती है। गांव की कुछ औरतें तो अपने खेतों से वापस घर जा रहे थे, वो सब उन दोनों को ऐसे देख कुछ और ही मतलब निकाल लेते हैं। वे सभी औरत हैरानी से आंखें और मुंह फाड़े हैरानी से उन्हें देख रहे थे। नत्तू की चुन्नी देव के नीचे थी। दोनों ही पानी से भीगे और दोनों के कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। अभी नत्तू को देव को सीपीआर देते हुए जो देखा था। एक औरत आगे आते हुए कहती है, क्यों री नत्तू, कल तो चिल्ला चिल्ला कर गांव इकट्ठा कर लिया था, ये मेरी फोटो खींच रहा है, फोटो खींच रहा है। आज ये खुलेआम शर्म बेच कर क्या रही है तू। देव को पता नहीं था कि गांव की औरतें किस बारे में बात कर रही है। देव को लगा कि इन्होंने नत्तू को देव को पानी में धक्का देते हुए देखा है, ये सब इसलिए नत्तू को डांट रही है। देव खड़ा होकर कहता है, आप सही कह रही है आंटी जी, इस पागल लड़की ने मुझे जान से मारने के लिए पानी में धक्का दे दिया। सभी देव की बात सुन कंफ्यूज्ड कि वो किस बारे में बात कर रही है और देव किस बारे में बात कर रहा है। एक दूसरी औरत आगे आते हुए कहती है, बढ़िया है तुम्हारा तो, यहाँ रंगरेलिया बना रहे हो और बहाने भी तैयार रख कर बैठे हो। देव अपनी छोटी आंखें कर हैरानी से उन्हें देख रहा था। देव को उनकी कोई भी बात समझ नहीं आती। देव पीछे पलटकर नत्तू से कहता है, इनके कहने का मतलब क्या है। नत्तू तो सुन होकर खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। देव को गुस्सा तो बहुत आता है, पर देव नत्तू की नीचे पड़ी चुन्नी को उठाकर नत्तू को अच्छे से उठाकर कहता है, नत्तू मेरे होश में आने से पहले तुम क्या कर रही थी, ये लोग ऐसी ऐसी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हैं। नत्तू अपनी आंखों में आंसू लिए नजरें झुका देव से कहती हैं, तुम्हारी सांसें धीरे चल रही थी तो। इतना कह नत्तू खामोश हो जाती है। देव नत्तू से कहता है, आगे बोलोगी तो तुम्हें होश में लाने के लिए सीपीआर प्रोसेस यूज किया था और इन्होंने देख लिया, ये अब गलत समझ रहे हैं। नत्तू रोनी सी शकल बनाए कहती हैं। देव गुस्से से कहता है, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए, सांसें नहीं चल रही थी तो मत चलने देती, लेकिन मुझसे परमिशन लिए बिना मुझे टच भी कैसे किया। टच को छोड़ो, तुमने तो मुझे इनडायरेक्टली। तभी पीछे से एक आवाज आती है, देव ये क्या तरीका है नत्तू से बात करने का। देव की बातें सुन नत्तू के आंसू झरने की तरह बहने लगते हैं। देव पीछे मुड़कर देखता है, वहां श्री खड़ी थी।
श्री आगे आते हुए बात को संभालते हुए कहती हैं, इन दोनों की शादी होने वाली है तो इतना तो चलता है ना। देव और नत्तू दोनों ही श्री और उनके पीछे खड़े सुरेश जी को हैरानगी के साथ देख रहे थे। फर्क बस इतना था, नत्तू की आंखों में आंसू और देव की आंखों में गुस्सा। देव श्री से कहता है, मॉम आप ये क्या कह रहे हो? श्री कहती हैं, जो तुमने सुना मैंने तुम्हारी और नत्तू की शादी फिक्स कर दी है। इतनी जल्दी हो उतनी जल्दी मुझे शादी की डेट सोचकर बता देना। देव गुस्से से श्री से कहता है, मॉम आप मुझसे बिना पूछे मेरी शादी का इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। श्री कहती हैं, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली। समझे तुम दोनों ने ये रायता फैलाया है उसे समेटने का भी बस यही एक तरीका है। तभी एक औरत कहती हैं, आपका सही है, जो बच्चे यहाँ कर रहे थे उसे छिपाने के लिए शादी का नाम दे रही है। श्री कहती हैं, आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप सुरेश जी से पूछ सकते हैं, हम इन दोनों के रिश्ते की बात कर चुके हैं। सुरेश जी कहते हैं, हाँ ये सही कह रही है, हम यहाँ इनकी शादी के बारे में ही बात कर रहे थे। दूसरी औरत कहती हैं, हम तभी आप दोनों की बात को सच मानेंगे जब आज और अभी के अभी इन दोनों का रिश्ता पूरे रीति रिवाज के साथ पक्का किया जाएगा। फ्लैशबैक एंड। आशी कहती हैं, ये लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा कैसे बना सकते हैं? श्री पूरे रौब के साथ कहती हैं, मैं पहले ही इस एंगेजमेंट को फिक्स कर चुकी थी और अब मेरा डिसीजन नहीं बदलने वाला। आशी कहती हैं, लेकिन मिसेस जिंदल ऐसे अचानक। आशी के बाकी के शब्द अधूरे रह जाते हैं जब वो सुरेश जी को देखती है। आशी को याद आता है। फ्लैशबैक। 6 साल पहले आशी बुरी हालत में कार में पड़ी थी। आशी की बॉडी पर चोट के निशान भी थे। आशी की आंखें खुल बंद हो रही थी। तभी एक आदमी कार का दूसरी ओर का शीशा तोड़कर कार का दरवाजा खोलता है। आशी गहरी गहरी सांस भर रही थी। आशी ड्राइविंग सीट पर थी। आशी उस आदमी से कहती है, मेरे पापा को बचा लीजिए, वो वहां नीचे है। आशी नीचे की ओर इशारा करते हुए कहती है। वो आदमी आशी को कार से बाहर निकालकर एक साइड में अपने ट्रैक्टर के पास बैठाकर कहता है, तुम यही रहना, मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ कर लाता हूँ। वो आदमी नीचे की ओर जाता है तो वहां उस आदमी को आकाश जी मिल जाते हैं, जो उस रोड से 3 फीट नीचे वाली रोड पर पड़े थे। लेकिन उनसे कुछ दूरी पर एक कार आग में झुलस रही थी। ऐसा मालूम पड़ रहा था कि उस दूसरी कार में सवार लोग भी उस आग में झुलसकर जलकर मर गए। वो आदमी कोई और नहीं सुरेश जी ही थे। वो आकाश जी और आशी को अपने ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्रॉली में लेकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। फ्लैशबैक एंड। आशी अपनी सोच से बाहर आती हैं। आशी का चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। आशी श्री की ओर पलट कर कहती है, मिसेस जिंदल, ये वही है जिन्होंने इस रात मुझे और पापा को हॉस्पिटल पहुंचाया था। ये कह आशी अपना सर पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। ये देख देव और करण भी आशी के पास आ जाते हैं। करण आशी के चेहरे के पसीने अपने हैंकी से साफ करते हुए कहता है, आशी रिलैक्स योरसेल्फ। देव भी फिक्र जताते हुए कहता है, दी आप शांत हो जाए। रचना जी टेबल से पानी का ग्लास उठाकर आशी की ओर बढ़ती है। श्री को बस ये फिक्र थी कि कहीं आशी पैनिक होने ना लगे। अगर आशी पैनिक हो जाएगी तो कहीं वो सब ना बोल दे जिस सच को छिपाने के लिए वो नत्तू और देव की शादी करवा रही है। क्या श्री का डर सच हो जाएगा? क्या आशी पैनिक होकर सच बता देगी या श्री रोक लेगी आशी को? जानने के लिए बने एपिसोड 44 अपनी सारी हिम्मत अपने दर्द के आगे इकट्ठा कर लेना। अब आगे करण रचना जी के हाथ से पानी लेकर आशी को पिलाता है। आशी बस एक सीप लेकर खुद को रिलैक्स कर श्री के पास से जाकर कहती है, मिसेस जिंदल आप क्या इस तरीके से जान बचाने का एहसान उतार रही है? तुम सबको जो समझना है वो समझ सकते हो, अब ये शादी होकर रहेगी। श्री कहती है। आशी कहती है, मैं मानती हूँ कि इन्होंने मेरी और पापा की जान बचाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकी बेटी के साथ देव की शादी करवाएंगी। इन दोनों की भी कोई अपनी चॉइस होगी। देव कहता है, दी सही कह रही है, मेरी भी तो कोई चॉइस होगी और मैं अभी शादी नहीं करना चाहता इस पागल लड़की से तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब इसने जानबूझकर किया होगा मुझसे शादी करने के लिए। नत्तू की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। नत्तू गुस्से से अपनी मुठिया कसते हुए कहती हैं, तुम जैसे लंगूर से शादी करने के लिए मैं ऐसा सब करूंगी? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो जो ये सोच कर बैठा है कि तुमसे शादी करने के लिए मैं मरे जा रही हूँ। देव कहता है, तुमने सब जानबूझकर किया है, पहले मुझे पानी में धक्का दे दिया, फिर मुझे बचाकर ये इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया। देव और नत्तू का झगड़ा देख आशी थोड़ा तेज चिल्लाते हुए कहती हैं, शांत रहोगे तुम दोनों? नत्तू को देव की बातों से गुस्सा बहुत आता है। करण नत्तू का गुस्सा शांत करवाने के लिए नत्तू को गले लगाकर कहता है, मैं जानूं तन्ने यो सब जानबूझ के ना अपनी नादानी में करा होगा, लेकिन अब जो होगा सो होगा। अब थाम दोनों अपनी बहस बंद करो। मैं जानता हूं तुमने ये सब जानबूझकर नहीं अपनी नादानी में किया होगा, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। तुम दोनों अपनी बहस बंद करो। श्री देव से कहती हैं, तुमने आशी को यहाँ बुलाया है ना? अगर आशी खुद इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी तो तुम इस शादी से पीछे नहीं हटोगे। इतना कह श्री आशी का हाथ पकड़कर एक साइड में रूम में लेकर जाती है और रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। श्री कहती है, तुम जानना चाहती हो ना मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? आशी अपना सर हाँ में हिला देती है। श्री आशी के सर पर हाथ रख कर कहती है, अपनी बड़ी बेटी के लिए ये सुन। आशी अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। श्री सुरेश जी की शर्त वाली बात बता देती है। आशी कहती है, एक शर्त के चलते आप ऐसा नहीं कर सकती।
श्री कहती हैं मैं नहीं चाहती देव को वो सब पता चले और ना ही मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारे बताने से पहले करण को कहीं और से पता चले। वैसे भी देव की लाइफ में कोई नहीं है, मैंने नत्तू के बारे में सब पता किया है। मैं मानती हूँ वो नत्तू थोड़ी सी चंचल है, कुछ भी करने और बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचती कि उसकी इन शैतानियों का अंजाम क्या होगा, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है, जो है जैसी है सामने है। श्री आशी को गले लगाकर कहती हैं मैं मानती हूँ कि वो सब करण को बताना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन हिम्मत से काम लेना। मेरी आशी जिंदल इतनी कमज़ोर नहीं बन सकती जो अपने पास्ट से हार जाए। मैंने उस कमज़ोर आशी को 6 साल पहले मार दिया था और एक नई आशी जिंदल दुनिया के सामने लाई थी, जिसे सब जिंदल टेक्सटाइल की सीईओ के नाम से जानते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। मैंने हर बार तुम्हें डिमोटिवेट करके काम करवाया है, पहली बार ये कह रही हूँ करण को सच बताते समय आज तक की अपनी सारी हिम्मत अपने इस दर्द के आगे इकट्ठा कर लेना, लेकिन तुम्हारा सच तुम पर हावी नहीं होना चाहिए। ये कहते समय श्री आशी को पीठ को सहला रही थी। आशी भी श्री पर अपनी बाहें कसते जा रही थी। आशी की साख से एक बूंद आंसू बह जाता है। श्री आशी से पीछे हटकर आशी के आंसू साफ कर कहती है प्लीज इस रिश्ते के लिए मान जाओ आशी। आशी को श्री की बात सही भी लगती है और आशी भी देव और नत्तू की शादी के लिए मान जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं आशी को देव और नत्तू की फिक्र भी थी, कभी जबरदस्ती के इस रिश्ते को वो दोनों निभा नहीं पाए तो। आशी और श्री के रिश्ते को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। जब कभी आशी अंदर से टूट जाती तो श्री उसे ताने मारा करती, ताकि आशी श्री के तानों को, बातों को आशी पूरा करके दिखाए। जो श्री अपनी बातों में कहती है उसका मतलब वो नहीं होता जो सब समझते हैं, वो होता है जो श्री आशी को समझना चाहती है। जैसे चैप्टर 3 में आशी आकाश जी के सामने टूट जाती है जब श्री जो भी ताने मारती है सब हत्या कर मुझे और मेरे बच्चों को सड़क पर लाना चाहती हो, लेकिन मतलब ये होता है कि अगर तुम हरा जाओगी तो आकाश जी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, तुम कंपनी नहीं संभाल पाओगी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। जैसे एक चैप्टर में कहा था कि चावल फेंकने वाली रस्म को दिल से निभाना, कहीं जाते जाते हमारे घर में अपशगुन छोड़ जाओ, कहने का मतलब था बस दिल से रस्म निभाकर जाना, विदा होकर। अब समझ आ गया होगा, चलिए स्टोरी पर चलते हैं। आशी रूम से बाहर आती हैं। देव आशी के पास आकर कहता है दी आपने मॉम को मना लिया ना। आशी देव का चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहती है मॉम जो कह रही है वो कुछ गलत नहीं है, अपने लिए नहीं तो कम से कम नत्तू के बारे में सोचो। मानना कि उसने नादानी में तुम्हें धक्का दिया, लेकिन बचाया भी तो उसी ने है। उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए वो सब किया, उसका कोई गलत इरादा नहीं था। देव एक्सप्रेशन लेस चेहरे से आशी को एकटक देख रहा था। देव आशी को बाजू से पकड़कर कहता है दी आप ये क्या कह रहे हो, मैंने आपको यहाँ मॉम को समझाने के लिए बुलाया था, लेकिन आप तो मॉम की साइड ले रही है दी। इतना कह गुस्से से देव वहां से चला जाता है। आशी सुरेश जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहती हैं अंकल जी आपने मेरे डैड को बचाकर हम सभी को एक जिंदगी दी है, उसके लिए थैंक यू। इतना कह आशी भी बाहर आ जाती है। करण नत्तू को डील वाली बात बता देता है। नत्तू करण से कहती है मैं जरूर चलूंगी आपके साथ। इतना कह नत्तू अपने कपड़े चेंज करके आती है। वो दोनों अभी भी उन्हीं भीगे कपड़ों में थे। नत्तू करण के साथ बाहर आ जाते हैं। घर के बाहर आशी देव को आवाज लगाते हुए कहती हैं देव रुको, पहले मेरी पूरी बात सुनो। देव के कदम रुक जाते हैं, लेकिन देव बिना पीछे पलटे आशी से कहता है दी आज आपने अपनी साइड चेंज कर ली। आशी देव के सामने आकर कहती है अपनी दी की बात नहीं सुनोगे। आशी आगे कहती है देव तुमने मुझे कहा था ना कि मैं अपनी शादी को एक मौका दूं, तो क्या तुम मेरे लिए इस रिश्ते को मौका नहीं दे सकते? तुम्हें तो शादी से पहले मौका मिल रहा है एक दूसरे को जानने का, मुझे और आशी को तो वो भी नहीं मिला। पीछे से आता हुआ करण कहता है। करण अपनी कार के पास जाकर कहता है चलो साथ में चलते हैं। चारों कार में बैठ जाते हैं। देव और नत्तू एक दूसरे से मुंह फुलाए कार से बाहर देख रहे थे। कुछ ही देर में चारों हवेली पहुंच गए थे। करण और नत्तू दोनों ही गो की ओर चले जाते हैं। देव आशी को इग्नोर कर अंदर चला जाता है। आशी देव के पीछे पीछे अंदर जाती है। देव अपने रूम में जाकर दरवाजा लॉक कर लेता है। आशी दरवाजे पर खड़ी हुई आवाज लगाती है देव मेरी बात समझने की कोशिश करो। देव देव कुछ बोलो। देव ये कहते वक्त आशी देव के कमरे का दरवाजा पीट रही थी, लेकिन ना ही आशी को देव कोई जवाब देता है और ना ही दरवाजा खोलता है। उधर थक हार के आशी डिनर की तैयारी करने किचन में चली जाती है। नत्तू का घर श्री रचना जी से कहती हैं क्या मुझे पानी मिलेगा? रचना जी अपना सर हाँ में हिलाकर रसोई घर में पानी लेकर जाने लगती है। रचना जी के जाने के बाद श्री सुरेश जी से कहती हैं देखिए भले ही मैंने आपकी शर्त मान ली है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि इस शादी का और मेरी आशी का सच किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर नत्तू और देव को। सुरेश जी भी श्री की बात को कहीं ना कहीं समझ रहे थे। ये सच बाहर आने से नत्तू और देव के रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता, वो अपना सर हाँ में हिला देते हैं। इतना कह श्री वहां से चली जाती है। रचना जी श्री के जाने के बाद पानी लेकर आती है और सुरेश जी से कहती हैं ये श्री जी कहाँ गई, अभी तो पानी मांग रही थी। सुरेश जी कहते हैं उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया था, इसलिए वो जल्दबाजी में चली गई। करण का गो कारण नत्तू से कहता है नत्तू तू एक काम करिए, जब तक ये ऑर्डर पूरा नहीं हो जाता यही चौधरी निवास में रुक जाना, काका काकी से मैं बात कर लूंगा। नत्तू तुम एक काम करना, जब तक ये ऑर्डर पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम यही चौधरी निवास में ही रह लेना, मैं काका काकी से बात कर लूंगा।
नत्तू कहती है लेकिन भैया यहाँ देव भी तो रहता है। करण नत्तू को गले लगाते हुए कहता है या तू चिंता ना करे, तेरे भाई के घर ने तन्ने कोई कुछ ना कवे, ये तुम चिंता मत करो, तेरे भाई के घर पर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। चाल अब काम शुरू कर, तन्ने सैलरी बात मारन की ना मिले, चल अब काम शुरू कर, तुझे सैलरी बात करने की नहीं देता, करण कहता है। नत्तू हमें सर हिला अपना काम स्टार्ट करती है और बाकी सब नत्तू के चारों ओर घेरा बनाकर बैठ हो जाते हैं। जैसे ही नत्तू एक डिज़ाइन कंप्लीट करती है बाकी बस देखकर अपने अपने काम को भी नत्तू की तरह ही करने लग जाते हैं। किचन में आशी डिनर की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर में नीति और सिमरन जी जब आती हैं तो दोनों ही आशी को देख हैरान थी। नीति आशी से कहती हैं हाय हाय आशी, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम सब खुद से ही कर लेते और इतनी जल्दी तुम हमसे भी पहले आ गई। आशी कहती है चाची जी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और घर पर मेरा बिल्कुल भी टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी किचन में आ गई। सिमरन जी एक कोने में कुर्सी पर आशी को बैठते हुए कहती हैं अब तुम यहाँ बैठो, बाकी का हम कर लेंगे। आशी कहती हैं लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बस चुपचाप से बैठो यहाँ। सिमरन जी झूठा ही आशी को डांटते हुए कहती हैं। श्री किचन के बाहर खड़ी सब देख रही थी। श्री खुद से ही कहती है एक चीज़ तो अच्छी है, ये फैमिली आशी को बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या आशी का सच जानने के बाद भी ये सभी आशी से इतना प्यार करेंगे। श्री अपने ख्याल से बाहर आ किचन के अंदर जाती है। ये देख नीति चिल्लाते हुए कहती हैं हाय हाय समधन जी, चप्पल पहनकर रसोई घर में मत आइए। ये सुन श्री वही रुक जाती है। श्री एक साइड अपनी चप्पल निकलकर किचन में आते हुए कहती हैं मुझे पता नहीं था, माफ़ करना। सिमरन जी कहती है कोई बात नहीं मिसेस जिंदल, आपको हमारे घर का रूल नहीं पता था। श्री कहती हैं वो मैं कहने आई थी कि मैं घर जा रही हूँ, अगर कोई काम पड़े तो ज़रूर बताना। सिमरन जी कहती है वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन जो आज से 5वें दिन पूजा है ना, उसमें पहने वाले आशी और करण के कपड़े आशी के घर से आएंगे, तो बस आप पूजा से पहले वो भिजवा देना। श्री कहती हैं जी मैं भिजवा दूंगी। श्री आगे कहती हैं मुझे आशी से कुछ बात करनी है, क्या मैं उसे ले जाऊं? सिमरन जी कहती है इसमें पूछने वाली क्या बात। सिमरन जी आशी से कहती हैं जाओ आशी, बाकी का सब हम कर लेंगे। श्री आशी को बाहर अपनी कार के पास ले जाती है। श्री कहती हैं आशी इस पूजा से पहले सच करण को बता देना और प्लीज़ देव को भी मना लेना, मैं चाहती हूँ उस पूजा में कम से कम इस रिश्ते को पूरी सच्चाई के साथ अपनाने के बाद बैठना। आशी कहती हैं अगर मैं करण से डाइवोर्स ले लूँ तो? श्री चिढ़ते हुए कहती हैं अरे यार कब तक ऐसे डाइवोर्स की बीन बजाओगी, ये डायलॉग मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना करण को सच बताए बिना कोई डिसीजन नहीं लोगी तुम। इतना कह श्री कार में बैठ वहां से चली जाती है। एपिसोड 45 बोल क्या दर्द अपने दिल में छिपाकर। आशी कहती हैं अगर मैं करण से डाइवोर्स ले लूँ तो? श्री चिढ़ते हुए कहती हैं अरे यार कब तक ऐसे डाइवोर्स की बीन बजाओगी, ये डायलॉग मेरी पर्सनैलिटी को सूट नहीं कर रहा, लेकिन याद रखना करण को सच बताए बिना कोई डिसीजन नहीं लोगी तुम। इतना कह श्री कार में बैठ वहां से चली जाती है। अब आगे। श्री के जाने के बाद आशी जैसे ही पलटती है उसके पीछे अर्जुन खड़ा था। आशी बेरुखी से कहती है चोरी चोरी बातें सुनना कब बंद करोगे तुम? अर्जुन कहता है आप क्या करती है? ओह मैं तो भूल गया, आप तो जासूसी करती है। थोड़ा पॉज लेने के बाद अर्जुन आगे कहता है वैसे कितने जासूस लगा रखे हैं आपने मेरे पीछे? आशी एक किलर लुक अर्जुन को देती हैं। अर्जुन आशी से कहता है ये हुई ना बात भाभी, मुझे ये वाली भाभी अच्छी लगती है, वो इमोशंस फुल जब बन जाती हो ना आप तब नहीं लगती। आशी अर्जुन को इग्नोर कर अंदर चली जाती है। इतना कह अर्जुन भी आशी के पीछे पीछे अंदर आ जाता है। रणधीर चौधरी खाना खाने के लिए बैठे थे। राज जी और संदीप जी भी वहां बैठे थे। आदि, करण और अर्जुन वहां मौजूद नहीं थे और ना ही देव था। देव तो तब से ही अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया था। रणधीर चौधरी सिमरन जी से कहते हैं बड़ी बहू बाकी सब कहा सब साथ में बैठकर खाएंगे। सिमरन जी के कहने से पहले ही आशी कहती हैं सब साथ में खाएंगे, सच में? आशी सिमरन जी और नीति से कहती हैं माँ चाची जी आप दोनों भी खाने के लिए बैठ जाए, मैं आप सबको सर्व कर दूंगी। रणधीर चौधरी गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं ए लड़की, तुझे पता है ना कि मर्दों के खाना खाने के बाद औरत खाना खाती है? तो मैं करण, आदि और अर्जुन की बात कर रहा था और तेरे उस भाई की। ये तेरा घर नहीं है जहां मर्द और औरत साथ में बैठकर खाते हैं, ये चौधरी निवास है, रणधीर चौधरी का घर। आशी पलटकर जवाब देते हुए कहती हैं लेकिन दादाजी अभी आपने ही कहा था कि सब साथ में बैठकर खाएंगे, सब का मतलब तो सब होता है, सब शब्द तो किसी जेंडर को डिफाइन नहीं करता। नीति जी खुद में ही बड़बड़ाती है हाय हाय ये आशी हर बार बाबूजी से उलझ क्यों जाती है। रणधीर चौधरी गुस्से से टिमटिमाने लगते हैं, अपनी मुठिया कसकर कहते हैं सिमरन बहू अपनी बहू को हद में रहना कब सीखने वाली हो तुम? आशी कहती हैं किस हद की बात कर रहे हैं आप? तभी पीछे से अर्जुन आकर कहता है हाँ जिस हद में रहने की आप बात करते हो उस हद को जानना तो मैं भी देखना चाहता हूँ, कहा है और कैसी दिखती हैं वो हद? रणधीर चौधरी कहते हैं छाछ तो बोले ए बोले छालनी भी बोले जिसमें 70 छेद है। रणधीर चौधरी गुस्से से आगे कहते हैं बस तेरी कमी बाकी थी, अगर कोई कसर बची हो तो उस करण को भी बुला लो, तुम तीनों ने तो कसम खा रखी है ना मेरे खिलाफ बोलने की। अर्जुन आशी से कहता है भाभी आपने सुना नहीं रणधीर चौधरी ने क्या कहा?
बुलाए अपने हस्बैंड को, आज हम तीनों मिलकर हद पूछेंगे अपनी अपनी। रणधीर चौधरी राज जी और सिमरन जी से कहते हैं, एक ही बात तुम दोनों को कितनी बार कहूं, कंट्रोल में रखो अपने बेटों। और इस बहू को आशी की ओर खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। अपने रूम में जाते हुए कहते हैं, बड़ी बहू मेरा खाना मेरे कमरे में पहुंचा देना, 2 दिन से यहाँ खाने के समय तुम्हारे बच्चे तमाशा करने लग जाते हैं। इतना कह वहां से चले जाते हैं। वहां का माहौल गरमाया हुआ था। अर्जुन राज जी के बगल में जाकर बैठ जाता है और आशी से कहता है, भाभी मुझे तो खाना दो, कोई खाए या ना खाए मैं तो खाऊंगा। नीति हैरानी से अर्जुन को देख रही थी। अर्जुन जिसने आज तक सिमरन जी को छोड़कर नीति के हाथ से भी खाना नहीं लिया था, आज वो आशी को खाना डालने के लिए कह रहा था। नीति कहती है, हाय हाय अर्जुन, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम जेठानी जी को छोड़कर आशी से खाना मांग रहे हो। सिमरन जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, तो क्या हो गया नीति, क्या अर्जुन आशी से नहीं मांग सकता? हाय हाय जेठानी जी, मांग तो सकता है पर कभी मांगता नहीं है। आज सूरज दूसरी दिशा में तो नहीं ढल गया? नीति कहती हैं। सिमरन जी अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहती हैं, नीति तुम और तुम्हारी बातें तुम ही जानो, जाओ आदि को बुला लाओ। नीति जाकर आदि को बुलाकर ले आती है। आशी आगे आकर कहती है, माँ चाची जी आप लोग अब तो खा ही सकती हैं ना, अब तो दादाजी भी नहीं है। इतना कहकर आशी संदीप जी और राज जी की ओर देखकर कहती है, पापा जी चाचा जी आप दोनों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना अगर माँ और चाची जी आपके साथ बैठकर खाना खाए तो? राज जी और संदीप जी कहते हैं, अगर तुम भी हमारे साथ बैठकर खाना खाना चाहो तो आप खा सकती हो, हमें तब भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमरन जी कहती है, तुम जानती हो ना कि मैं तुम सबके खाना खाने के बाद खाना खाती हूँ और मैं जेठानी जी के साथ। नीति कहती हैं। आदि भी अर्जुन के बगल में आकर बैठ जाता है। आदि कहता है, लेकिन करण भाई कहाँ है? सिमरन जी कहती है, वो एनजीओ में है। नीति कहती है, आशी देव भी नहीं है, वो कहाँ है? आशी कहती है, चाची जी वो देव नाराज है। नाराज है पर क्यों और किससे? सिमरन जी कहती है। आशी नहर वाली और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उस बारे में बता देती है, लेकिन सुरेश जी की शर्त वाली बात नहीं बताती। सभी थोड़े शौक थे, किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो जाएगा। सिमरन जी आशी के पास आकर उसके सर को सहलाते हुए कहती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देव भी समझ जाएगा, मैं उसे बुलाकर लाती हूँ। इतना कह सिमरन जी देव को बुलाने चली जाती है। आशी और नीति मिलकर आदि, अर्जुन, संदीप जी और राज जी को खाना सर्व करने लग जाती है। देव का कमरा। सिमरन जी देव के रूम के दरवाजे को खटखटा रही थी। देव कोई रिस्पांस नहीं करता। सिमरन जी आवाज लगाते हुए कहती हैं, देव बेटा दरवाजा खोलो। देव अंदर से दरवाजा खोल देता है। सिमरन जी देव के रूम के अंदर चले जाती है। देव भी पीछे पीछे अंदर आ जाता है। सिमरन जी देव को बेड पर देव को बैठाकर कहती है, आशी ने बताया आज जो कुछ भी हुआ उस बारे में। सब वैसा नहीं होता जो हम सोच कर बैठे हैं, होता वो है जो रब सोच कर बैठे हैं। कुछ अच्छा ही सोचा होगा भगवान ने। लेकिन आंटी जी मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं पहले अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता हूँ और उस पागल नट्टू से तो कभी भी नहीं, देव कहता है। सिमरन जी देव के चेहरे को एक हाथ में थाम कर कहती है, ऐसा ही कुछ तो आशी और करण के साथ भी हुआ था, क्या वो सही नहीं था? क्या तुम आशी और करण के रिश्ते के खिलाफ हो? देव कहता है, ऐसा नहीं है आंटी जी, जीजू तो अपनी लाइफ में सेटल है ना, वो एक इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर है। मैं मानता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में इस रिश्ते को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे मैंने दी के लिए जीजू की केयर को देखा तो मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। देव थोड़ा पॉज लेने के बाद आगे कहता है, लेकिन मैं अपनी लाइफ में अभी सेटल नहीं हुआ और वो नट्टू उसने मुझे बिना सोचे समझे पानी में धक्का दे दिया। लेकिन तुझे बचाया भी तो उसी ने था। आशी देव का खाना लिए अंदर आते हुए कहती हैं। आशी खाने की प्लेट को साइड टेबल पर रखकर देव के सामने आकर अपने पंजों पर बैठकर कहती है, तुझे नट्टू की ये गलती नजर आ रही है कि उसने तुझे पानी में धक्का दिया, लेकिन तुझे ये नजर नहीं आ रहा कि कैसे नट्टू ने तुझे पानी से बाहर मुश्किल से कैसे निकाला होगा। तुझे अपने साथ ऊपर खींचकर लाना पर क्या नट्टू के लिए आसान था? आशी आगे कहती हैं, क्या तुम शादी के बाद सेटल नहीं हो नहीं सकते? क्या अपने साथ साथ नट्टू को आगे नहीं बढ़ा सकते? बस एक बार सोचना, अब खाना खा लो, ऐसे मुंह फुला कर बैठे हुए हो, मुझे तुम ऐसे अच्छे नहीं लगते। आशी इतना कह रूम से चली जाती हैं। आशी जब देव के रूम से बाहर आती हैं तो वो करण को रूम में जाते हुए देखती है। आशी भी तेज कदमों से रूम में चली जाती है। करण अपनी अलमारी में कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रहा था। करण उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर मुड़ता है तो सामने आशी खड़ी थी। करण आशी के साइड से जाने लगता है। आशी करण को रोकते हुए कहती है, करण मुझे तुम्हें कुछ बताना है। करण, ईबे मैं घना बिजी हूँ, सुबह बात करांगे, अभी मैं बिजी हूँ, सुबह बात करेंगे। इतना कह करण जाने लगता है। आशी कहती है, करण क्या इतना भी टाइम की मेरी बात सुन सको? करण के कदम रुक जाते हैं क्योंकि आशी की आवाज में एक दर्द करण को महसूस हो रहा था। करण आशी की ओर पलट जाता है। आशी की आंखों में एक बेचैनी करण महसूस कर पा रहा था। करण आशी के पास आकर आशी को बेड पर बैठाकर आशी के सामने पंजों के बल बैठ जाता है। आशी का चेहरा करण अपने हाथों में थाम आशी की आंखों में देखते हुए कहता है, बोल के दर्द अपने दिल में छिपाकर बैठी है, बोल क्या दर्द अपने दिल में छिपाकर बैठी है। आशी अपनी हिम्मत जुटा कुछ कहने को होती है, तभी उनके रूम की विंडो पर नॉक होता है।
आशी और करण दोनों ही हैरान थे कि इस समय विंडो पर कौन आया होगा। करण खड़ा होकर विंडो के पर्दे हटाकर देखता है। ये बेरुखी सही नहीं जाती, इस दिल की कही नहीं जाती, दर्द तो है बहुत है इन आंखों में, ये आंखें सबसे पड़ी नहीं जाती। कौन आया है आशी और करण की रूम की विंडो पर। एपिसोड 46 आशी का दर्द और पास्ट। अब आगे करण जब पर्दा हटाकर देखता है तो हैरान हो सामने वाले से खिड़की खोलते हुए कहता है, चोरों की तरह आने की क्या जरूरत थी। इस हवेली में अंदर आने के लिए एक बड़ा सा दरवाजा भी है, अंदर बाहर आने जाने के लिए उस दरवाजे का इस्तेमाल किया जाता है, खिड़की का नहीं। नाज अंदर आते हुए कहता है, क्या जीजू आपको पता नहीं यहाँ मॉम आई हुई हैं, अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो बवाल मच जाएगा। करण नाज के सर पर मारते हुए कहता है, साली साहिबा आपकी मॉम यहाँ से जा चुकी है। नाज बेचारी सी शकल बनाते हुए आशी की ओर देखती है। आशी अपना सर हाँ में हिला देती है। नाज आशी के पास जाकर आशी को टाइटली हग करते हुए कहती हैं, दी आप ठीक तो है ना। आशी रूड वॉइस में कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, ऐसे खिड़की से क्यों आए, तुम्हें चोट लग जाती तो तुम्हारे अंदर दिमाग है या नहीं। नाज करण की ओर देखती है। करण अपने कंधे उठा देता है, मानो कह रहा हो कि तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने। नाज पीछे हटते हुए नाराजगी जताते हुए कहती हैं, क्या दी आप भी, मैं यहाँ आपका हाल पूछने आए और आप मुझे डांट रहे हैं। मुझे नहीं पता था मॉम चली गई, वरना सच में मैं विंडो से नहीं आती। आशी कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देख लिया ना मुझे, अब जा यहाँ से। नाज हैरानी से आंखें फाड़े आशी को देख रही थी। आशी ने कभी भी नाज को खुद से दूर जाने के लिए नहीं कहा था और आज नाज से आशी ने झट से कह दिया, अब जा यहाँ से। नाज खड़े होकर कहती हैं, आप तो इस घर में आते ही बदल गए दी, आप मेरी दी नहीं है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। नाज वापस से नौटंकी करते हुए विंडो की ओर जाने लगती हैं। आशी नाज को बिल्कुल भी नहीं रोकती क्योंकि आशी चाहती थी नाज जल्दी से जाए और वह करण को सच बताए। नाज विंडो के पास चली जाती हैं, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर इस उम्मीद से देख रही थी कि उसकी दी उसे रोक ले। करण नाज को रोकते हुए कहता है, एक गुड न्यूज़ तो सुन ले। नाज के कदम रुक जाते हैं। नाज वापस आ बिना करण की बात सुने कहती हैं, क्या मैं मासी बनने वाली हूँ, इसलिए दी का सडूसा मूड है। इतना कह आशी को गले लगा लेती हैं। आशी की आंखें नम हो गई थीं। करण आशी के एक्सप्रेशन बदलते हुए साफ देख पा रहा था। करण अपने माथे में हाथ मारकर कहता है, साली साहिबा पहले पूरी बात तो सुन लो, ये ख्याली पुलाव बाद में पक्का लेना। नाज पीछे है सैड सा फेस बना करण से कहती हैं, क्या ये गुड न्यूज नहीं है। करण कहता है, गुड न्यूज ये है कि तुम्हारी मॉम आज देव की एंगेजमेंट फिक्स करके गई हैं। नाज हैरानी से कहती हैं, सच्ची, कौन है वो लड़की, ऐसे कैसे। देव मान गया, लेकिन कैसे। एक ही सांस में नाज सब पूछ लेती हैं। करण कहता है, जा देव से जाकर पूछ ले। नाज कहती हैं, अगर मुझे किसी ने देख लिया तो। करण कहता है, कोई नहीं देखेगा, सेम रो में फर्स्ट रूम देव का है, जा जाकर पूछ ले। नाज चली जाती है। करण ने जानबूझकर नाज को देव के पास भेजा था क्योंकि वो जानता था कि ऐसा कुछ है जो आशी करण को 2 दिन से बताना चाहती हैं, पर बता नहीं पा रही क्योंकि करण जानता था कि ऐसे तो नाज सीधे तरीके से जाने वाली नहीं है। इसलिए उसने देव की एंगेजमेंट की बात नाज को बताई थी ताकि पूरी बात जानने के लिए नाज देव के पास जाए। नाज के जाने के बाद करण आशी से कहता है, आशी बोल के बतावे थी। आशी बोल क्या बता रही थी। करण आशी को अपनी ही सोच में खोया हुआ देख आशी को बाजू से पकड़कर कहता है, आशी। आशी अपनी सोच से बाहर आ वही बेड के पास नीचे बैठ जाती है। करण भी आशी के बगल में बैठकर आशी के दोनों हाथ पकड़कर कहता है, आशी किम बोल, आशी के छुपावे सा तू। आशी कुछ बोल, आशी क्या छिपा रही हो तुम। आशी करण के सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती। आशी रोने लग जाती है। करण आशी को रोता देख गले लगा लेता है। आशी रोते हुए करण से कहती है, करण मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। थोड़ा पॉज लेकर आशी आगे कहती है, 6 साल पहले किसी ने मेरे साथ। इतना कह आशी का रोना पहले से तेज हो जाता है। करण आशी को और टाइटली हग कर लेता है। आशी करण को अपना पास्ट बताती है। फ्लैशबैक 6 साल पहले। आशी अपने फादर के बिजनेस थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखती थी, इसलिए वो पहले भी करण के विलेज के आसपास के गांव में पुलकारी एम्ब्रॉयडरी के डिजाइन्स देखने आई थी। रात को आशी अपने ड्राइवर के साथ वापस घर जा रही होती है। रास्ते में सुनसान सड़क पर कार खराब हो जाती है। ड्राइवर आशी से कहता है, आशी बिटिया कार को अंदर से लॉक कर लेना और कार से बाहर मत उतरना। ड्राइवर कार से नीचे उतरकर कार चेक करने लगता है। पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर किले सड़क पर बिछाई हुई थी, जिस कारण कार के आगे वाले दोनों टायर पंचर हो गए थे और किले अभी भी टायर में लगी हुई थी। ड्राइवर एक टायर को तो एक्स्ट्रा सटेपनी से चेंज कर देता है, लेकिन दूसरी भी चेंज करना जरूरी था। ड्राइवर आशी से कहता है, आशी बिटिया हमें ऐसा लग रहा है किसी ने सब जानबूझकर किया है। मैं आसपास कोई गराज ढूंढता हूं, लेकिन आप कुछ भी हो जाए कार से नीचे मत उतरना। इतना कह ड्राइवर कार से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। तभी एक मास्क पहने एक 26 से 27 साल का लड़का ड्राइवर के सर पर एक रोड मारता है, जिससे ड्राइवर की चीख के साथ उसके सर से खून भी पानी की तरह बहने लगता है। ड्राइवर की एक चीख सुन आशी डर जाती है। आशी कार से नीचे उतर जाती है और ड्राइवर के पास जाती है। ड्राइवर दर्द से सड़क पर पड़ा कर आ रहा था। वो लड़का ड्राइवर के पास से पैसे चोरी कर रहा था। आशी ये देख जोर से चिल्लाती है, अंकल
वो लड़का पलट कर देखता है तो अपने सामने किसी अप्सरा के जैसे सुंदर लड़की को देख उसकी नीयत डुलने लग जाती है। आशी उस लड़के को इग्नोर कर ड्राइवर के पास जाकर कहती है, अंकल अंकल उठिए अंकल। उस ड्राइवर को अपनी आंखों के आगे सब धुंधला सा नजर आ रहा था। वो धीरे से आशी को अपने हाथ से जाने को कहता है, आशी बिटिया भाग जा भाग जा। वो लड़का ड्रग्स के नशे में चूर था। आशी को ऊपर से नीचे तक अपनी गंदी नजरों से घूर रहा था। वो लड़का आशी के पास जा आशी के बालों को पीछे से पकड़ता है। आशी की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, आहा। वो लड़का आशी के बाल खींचता हुआ आशी को खड़ा करता है। आशी इस बीच दर्द से चिल्ला रही थी। आशी अपने आप को उस लड़के की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन उस लड़के की ताकत के आगे आशी की ताकत धूल के बराबर भी नहीं थी। वो आशी को खींचने लग जाता है। वो लड़का महसूस करता है कि उसके पैर को किसी ने पकड़ रखा है। ड्राइवर भी अपनी बची कुची ताकत से आशी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का अपनी पैर ड्राइवर की पकड़ से छुड़वाने के लिए अपने दूसरे पैर से इस ड्राइवर की चोट पर ही अपने जूते से अपनी ताकत के साथ मारता है। ये देख डर से आशी चिल्लाने लगती है, अंकल। आशी उस लड़के से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ अंकल को मत मारो, प्लीज़ उन्हें मत मारो। आशी को यूं चिल्लाता देख उस लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो लड़का आशी से कहता है, क्यों मेरे कान खा रही है तू? मेरे कान के पास चिल्लाकर मेरे कान में दर्द कर दिया। अपने कान में उंगली डालते हुए कहता है, लेकिन आशी को अभी तक छोड़ा नहीं था। वो लड़का फिर से ड्राइवर को अपने पैर से मारने लगता है। ड्राइवर के हाथ की पकड़ इस लड़के के पैर से ढीली हो जाती है। वो ड्राइवर अपनी आखिरी सांस ले वही दम तोड़ देता है। आशी बस रोए जा रही थी और उस लड़के से खुद को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रही थी। वो लड़का आशी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है। आशी को चेहरा एक ओर को छुप जाता है। आशी के होठ के किनारे से खून निकलने लगता है। वो आशी के बालों को और भी मजबूती से पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। आशी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। वो लड़का अपनी जेब से ड्रग्स की पैकेट निकालकर फाड़ता है और उस ड्रग्स को आशी को जबरदस्ती देने लगता है। आशी अपनी गर्दन ना में हिला बचने की कोशिश करती है। वो आशी को कार के सहारे लगा आशी को ड्रग्स देने लगता है। आशी की आंख से आंसू बह जाता है। आशी उसे रोक नहीं पाती। आशी एक ऐसी सिचुएशन में थी जहां एक हाथी के चंगुल में एक छोटा सा खरगोश। कुछ ही देर में आशी की आंखें लाल होने लगी थी। आशी पर ड्रग्स का असर छाने लगा था। आशी को सब आसपास धुंधला नजर आ रहा था। वो लड़का आशी को अपने साथ खींचता हुआ सुनसान सी इलाके में बने एक गोदाम में ले जाता है। इस समय रात के 10 बज रहे थे। आशी तो मानो अपने होश में ही नहीं थी। वो लड़का आशी को ले जाकर धक्का दे देता है। आशी सामने फर्श पर गिर जाती है। एक हल्की सी आह आशी की निकल जाती है। वो लड़का आशी की ओर देखता हुआ अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। भले ही आशी पर ड्रग्स का असर शुरू हो चुका था, लेकिन इतना भी नहीं कि सामने वाले की हरकतें आशी को समझ ना आए। ये देख आशी ऊपर से नीचे तक कांप जाती है। आशी उठने की हिम्मत करती है, लेकिन आशी के पास इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद से उठ सके। आशी धीरे धीरे पीछे को होने लगती है। वो लड़का अपनी शर्ट निकालकर एक साइड फेंक आशी की ओर बढ़ते हुए कहता है, आज तुझे जन्नत की सैर करवाऊंगा। इतना कह आशी की ओर बढ़ने लगता है और आशी पीछे को हो दीवार से टकरा जाती है। आशी दीवार का सहारा ले खड़ी होने की कोशिश करती है। वो लड़का आशी को खींच नीचे गिरा। 2 थप्पड़ आशी को मारकर कहता है, आज तो मैं तुझे चखे बिना कहीं नहीं जाने दूंगा। इतना कह आशी की ओर बढ़ने लग जाता है। आशी उसके सीने पर मार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है। आशी की नज़र उस लड़के के सीने पर बने टैटू पर जाती है। आशी का स्ट्रगल जारी था, लेकिन आशी खुद को इस जंगली भूखे भेड़िए की पकड़ से खुद को नहीं बचा पाती। देखते ही देखते आशी की चीखें उस गोदाम में गूंजने लगती है। ये चीखें आशी के साथ हो रही जाति की गवाही भर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद आशी ड्रग्स की डोज के कारण बेहोश हो चुकी थी। कोई पीछे से आकर इस लड़के के सर पर रोड से 2 बार मारता है और उसे आशी के ऊपर से हटा दूसरी ओर धक्का देता है। वो शख्स आशी की ओर पलटने से पहले अपनी आंखें बंद कर लेता है। अपनी आंखें बंद किए हुए ही वो आदमी अपना कुर्ता निकाल आशी को पहना देता है और किसी के पास कॉल कर वहाँ जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देता है। उस शख्स को बुरा लग रहा था। आशी का ये हाल देखकर एक लड़की को इस हाल में देख उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर गाल पर आ जाते हैं। उस शख्स की उम्र 40 से 45 साल होगी। वो जैसे तैसे कर आशी को अपनी गोद में उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। फ्लैशबैक एंड उस समय आशी की उम्र 19 साल थी। अभी प्रेजेंट में आशी करण को गले लगा ये सब बताते हुए रो रही थी। आशी रोते रोते सुबकने लगी थी। आशी की पकड़ करण की शर्ट पर कसती जा रही थी। करण की आंखें लाल और नम थी। करण को उस शख्स पर गुस्सा आ रहा था। आशी के दर्द को महसूस कर तकलीफ हो रही थी। आशी के दर्द करण खुद भी महसूस नहीं कर पा रहा था कि आशी ने उस समय कितना दर्द सहा होगा। करण बस आशी के बालों को सहला रहा था और अपनी पकड़ आशी पर कसते जा रहा था। आशी डरी सहमी सी करण की बाहों में किसी छोटे से क्यूट से खरगोश की तरह सिमटी हुई थी। आशी आगे कहती है, उसके बाद मेरा और पापा का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद मुझे 15 दिन के बाद होश आया था। कुछ दिन बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आई तो उसके कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग। तभी जो दरवाजे पर खड़ा इतनी देर से आशी की सारी बातें सुन रहा था उसके गुस्से का बांध टूट जाता है। वो अंदर आते हुए गुस्से से कहता है, कौन था वो जिसने आपके साथ वो सब करने की हिम्मत की? मैं उसे जान से मार दूंगा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी, मानो अगर उसके सामने आशी के साथ गलत करने वाला शख्स होता तो यही जिंदा जलाकर राख कर देता।
आशी अपनी प्रेगनेंसी वाली बात बताना चाहती थी करण को, लेकिन जो उस शख्स के आने से अधूरी रह गई। कौन था जिसने आशी को उस लड़के से बचाया था? कौन आया है आशी और करण के रूम में जिसने सारी बात सुन ली? क्या बता पाएगी आशी अपनी प्रेगनेंसी वाली बात करण को? जानने के लिए बने रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। एपिसोड 47 ए फ्लैशबैक। अब आगे। उस शख्स को देख आशी और करण दोनों ही हैरान थे। वो शख्स आशी के सामने बैठ आशी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, बोलो भाभी वो सब किसने किया आपके साथ? मैं उसे जान से मार दूंगा। अर्जुन की आंखों में एक जुनून और सनक साफ साफ देखी जा सकती थी। अर्जुन की 2 साल पहले आशी ने सुसाइड करने से रुका था और घंटों बैठ आशी ने अर्जुन को समझाया भी था, उससे बात भी की थी, जिस कारण अर्जुन को आशी से एक अलग ही अटैचमेंट थी। भले ही अर्जुन आशी को प्रेजेंट में 2 साल बाद करण से शादी के बाद मिला था। अर्जुन आशी के हाथों को अपने माथे पर रख गुस्से से लाल आंखों से आशी से पूछता है, भाभी बोलिए ना, आपके साथ वो सब किसने किया? आशी एक बार करण को देखती है और एक बार अर्जुन को। आशी क्या बताए, उसे खुद उसका चेहरा याद नहीं, क्योंकि जब आशी अपने होश में थी तब उस शख्स ने मास्क लगा रखा था, लेकिन जब उसने मास्क उतार तब आशी होश में नहीं थी। करण आशी को कंधे से पकड़कर कहता है, हाँ आशी बोल, कौन सा वो? केतन ने कोई कंप्लेन ना करी उसके खिलाफ? हाँ आशी बोलो, कौन है वो? क्या तुमने उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं की? आशी करण की ओर देखते हुए कहती हैं, वो मुझे बस एक टैटू याद था, उसका चेहरा नहीं। आशी अपने रूखे गले से कहती हैं। अर्जुन कहता है, लेकिन भाभी क्या आपने कंप्लेन नहीं की? आशी जवाब देती हैं। फ्लैशबैक। कूल रूम। आशी को उस एक्सीडेंट के 15 दिन बाद हॉस्पिटल में होश आता है। श्री आशी के बगल में बैठी थी। आशी श्री को देख अपने आंसू बहाने लगती है। हॉस्पिटल बेड से उठकर श्री के गले से लगकर रोने लग जाती है। श्री आशी की पीठ को सहला रही थी। श्री कुछ देर बाद आशी को शांत करवाने के बाद कहती है, आशी तुम्हें हिम्मत करनी होगी बच्चा, और याद करना होगा तुम्हारे साथ वो सब किसने किया, तभी हम उस इंसान को सजा दिलवा पाएंगे। तभी एक इंस्पेक्टर आशी का बयान लेने आता है। आशी को कुछ भी ठीक से याद नहीं था, ना ही अपने साथ हुई जयती का और ना ही उस एक्सीडेंट का। आशी बहुत याद करने की कोशिश करती है, लेकिन आशी को कुछ भी याद नहीं आता। आशी को दी गई ड्रग्स की डोज के कारण आशी की मेमोरी पर इफेक्ट पड़ा था। वो इंस्पेक्टर श्री से कहता है, देखिए मैम, ऐसे हम आपकी कंप्लेन पर एक्शन नहीं ले सकते, इन्हें तो कुछ भी याद नहीं है, ये हमारे सिर्फ टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। श्री को गुस्सा तो उस इंस्पेक्टर पर बहुत आता है, लेकिन श्री भी समझती थी कि बिना किसी सबूत और गवाह के कुछ नहीं होने वाला। वो इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। श्री आशी को टाइटल गले लगा कर कहती है, कुछ तो याद करो। कुछ दिन बाद श्री आशी और आकाश जी को लेकर घर आ जाती है। आशी और आकाश जी को देख पार्वती जी का दिल भर आता है और वह आशु के जरिए बाहर निकल जाता है। पार्वती जी आगे आशी को गले लगाते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची तुम ठीक तो हो ना? आशी अपना सर हाँ में हिला देती है। पार्वती जी आकाश जी के पास जाती है और उसके माथे को चूम कर सीने से लगा रोने लग जाती है। आकाश जी बेजान से अपनी व्हीलचेयर पर बैठे थे। पार्वती जी पीछे होते हैं, तभी पीछे से देव और नाज स्कूल से आ जाते हैं और देव जाकर आशी के और नाज आकाश जी के गले लग जाते हैं। दोनों ही भाई बहन की आंखें नम थी। दोनों एक साथ कहते हैं, आप दोनों ठीक तो है ना? आशी हाँ में इशारा कर अपने रूम में चली जाती है। सभी आशी के इस व्यवहार से परेशान थे। पार्वती जी कहती है, इसे क्या हुआ, ऐसे क्यों गई? श्री कहती हैं, धक्का गई होगी मम्मी जी, इतने बड़े एक्सीडेंट से आई है। श्री घर में आशी के साथ हुए असहवानियत के बारे में नहीं बताती। 2 दिन निकाल जाते हैं। आशी अपने रूम से बाहर नहीं आया थी। एक पेपर आशी एक दिन एक टाइगर का टैटू का डिज़ाइन बनाकर श्री के पास आकर उसे देते हुए कहती है, मिसेस जिंदल, ये वो टैटू उस लड़के की। श्री आशी को आगे कुछ भी कहने से मना कर देती है, क्योंकि श्री जानती थी वो सब याद करना इतना आसान नहीं होता। कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन। आशी को लेकर श्री पुलिस स्टेशन आ जाती है। वो टैटू डिज़ाइन इंस्पेक्टर की ओर करते हुए कहती है, इंस्पेक्टर मेरी बेटी को याद आ गया, उस शख्स की बॉडी पर ये टैटू है जिसने भी वो सब मेरी बच्ची के साथ किया है, आप उसे ढूंढिए उसे। वो इंस्पेक्टर उस कैच को अपने हाथ में ले नजर भर देखता भी नहीं है और श्री की ओर उस कैच को फेंकते हुए कहता है, पकड़ो अपने टैटू को, एक टैटू से इतने बड़े हरियाणा में कहाँ ढूंढेंगे, अब तक तो वो ये शहर क्या पता देश छोड़कर भी जा चुका हो। श्री कहती है, बिना जांच किए आप कैसे बोल सकते हैं, आप ढूंढने की कोशिश तो कीजिए। इंस्पेक्टर बेरुखी से कहता है, एक टैटू से मैम इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढेंगे, समझने की कोशिश कीजिए, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। वैसे भी कौन सा ये आपकी सगी बेटी है, आपको तो ये एडवांस में मिली थी, सौतेली औलाद के लिए क्यों इतने धक्के खा रही है? ये सुन श्री की आंखों में गुस्सा उतर आता है। श्री अपनी जगह से खड़ी हो इंस्पेक्टर को कुछ सोचने समझने का वक्त बिना दिए एक चाटा उसके गाल पर जड़ देती है और उसकी कॉलर पकड़कर कहती है। श्री कहती हैं, वो मेरी बेटी है, मैंने किसी से भी हमारे सगे या सौतेले रिश्ते के बारे में नहीं पूछा, नहीं चाहिए मुझे तुम जैसे की कोई सलाह। वो इंस्पेक्टर अपनी कॉलर छुड़वाते हुए कहता है, छोड़ रहा हूं, औरत हो इसलिए, वरना ऑन ड्यूटी ऑफिसर की कॉलर या उसके गिरेबान पर हाथ डालने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। इतना कह अपनी कॉलर श्री के हाथ से छुड़वा देता है। एक कांस्टेबल को बुला आशी और श्री को स्टेशन से बाहर निकलवा देता है। फ्लैशबैक एंड।
किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की। थक हार कर मैंने और मिसेस जिंदल ने सब कुछ भूलना हो ठीक समझा। मुझे बुरे बुरे सपने आते थे, इसलिए मैंने डॉक्टर कवि से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। इस समय डॉक्टर कवि सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। वो चुपके से मुझे मेडिसिन देता था, फिर मुझे उनकी आदत पड़ गई। जब से मैंने मेडिसिन लेनी छोड़ी है तब से मुझे वो सब फिर से याद आ रहा है। आशी करण के पास बैठी हुई कहती है। एपिसोड 48 तुम्हें पहले से पता था। अब आगे। अर्जुन आशी को गले लगा लेता है। अर्जुन की आंख से आंसू लुढ़क जाता है। आशी अपने आंसू साफ कर अर्जुन को पीछे कर अर्जुन के आंसू साफ करते हुए कहती है, लड़के रोते हुए अच्छे नहीं लगते। अर्जुन कहता है, और मुझे मेरी शेरनी भाभी ऐसे आंसुओं के साथ अच्छी नहीं लगती। करण कहता है, देवर भाभी का हेज प्रेम हो लिया हो तो मैं भी हूँ वाणे, मेरी कहानी भी देख लो। देवर भाभी का लगाव प्रेम हो गया हो तो मैं भी हूँ यहाँ, मेरी तरफ भी देख लो। आशी करण की ओर घूर कर देखती है। अर्जुन करण को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और आशी से कहता है, भाभी मैं तो ये पूछने आया था कि सुबह आप कितने बजे कंपनी जाओगे, लेकिन मैंने सब सुन लिया, उसके लिए सॉरी। आशी खुद को नॉर्मल कर अर्जुन से कहती हैं, सुबह 8 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, तब हम 10 बजे कंपनी पहुँचेंगे। करण कहता है, तड़के तू किते ना जा, बस रेस्ट करेगी, कल तुम कहीं नहीं जाओगी, बस रेस्ट करोगी। आशी करण से कहती हैं, मैं बिजी रहूंगी तो मुझे वो सब याद नहीं आएगा। लेकिन तन्ने वो सब याद करना स इस राक्षस तय सजा दुवानी स वो इब और खुले में ना घूम सकता, लेकिन तुम्हें वो सब याद करना होगा, उस राक्षस को सजा दिलानी है, वो अब और खुले में नहीं घूम सकता, करण कहता है। अर्जुन भी करण की बात में सहमति जताते हुए कहता है, हाँ भाभी भा। अर्जुन के मुंह से फ्लो में निकल जाता है, लेकिन वो अपने शब्दों को रोक लेता है। थोड़ा पॉज लेने के बाद अर्जुन आगे कहता है, करण सही कह रहा है। इतना कह अर्जुन करण से नजरें चुरा उनके रूम से चला जाता है। अर्जुन के जाने के बाद करण आशी को नीचे से उठा बेड पर बैठा देता है और आशी से पूछता है, तन्ने रोटी खाए? तुमने खाना खाया? आशी करण से कहती है, मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं मैं अब। आशी की बात को बीच में काटते हुए कहता है, तू कौन होवे है नू कहनाली कि तू मेरे लायक है या नहीं, यो मैं डिसाइड करूंगा। तुम कौन होती हो ये कहने वाली कि तुम मेरे लायक हो या नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा, आशी के सामने बैठते हुए कहता है। करण थोड़ा पॉज लेने के बाद आगे कहता है, मैं जब सच जाने पीछे वायर कर सकूँ तो तन्ने तलाक देने का तो सवाल ही ना उठता, मैं जब सच जानने के बाद शादी कर सकता हूं तो तुम्हें तलाक देने का तो सवाल ही नहीं उठता। आशी हैरानी से करण को देख रही थी। करण कहता है, इब्नू के देख ऐसा अब ऐसे क्यों देख रही है? आशी हैरानी से कहती है, तुम्हें ये सब पहले से पता था और तुमने फिर भी मुझसे शादी कर ली। करण कहता है, आपने वायर तय पहला उस रात जब तू पैनिक हुई थी, जब तन्ने इस बारे में बता दिया था। रही बात शादी की तो मैं अपनी मोलू ने मुसीबत में थोड़ी ना छोड़ सकूँ था। हमारी शादी से पहले उस रात जब तुम पैनिक हुए थी, जब तुमने इस बारे में बता दिया था। रही बात शादी की तो मैं अपने मोलू को मुसीबत में थोड़ी ना छोड़ सकता था। करण थोड़ा पॉज ले आगे कहता है, मैं चाहता था कि तू खुल के अपने दिल की कहे, क्योंकि हम अपना दुख दर्द भी तो खुल के अपनों से जद कह पावा हा, जद दिल तय अपना माना हा। मैं चाहता था कि तुम खुलकर अपने दिल की कहे, क्योंकि हम अपना दुख दर्द भी तो खुल के अपनों से जब कह पाते हैं जब हम उन्हें अपना मानते हैं। करण आगे कहता है, मैं तेरे खातर रोटी ढाल के लाऊं, मैं तेरे लिए खाना डाल कर लाता हूँ। इतना कह करण रूम से बाहर चला जाता है। देव का कमरा। नाज दरवाजा खुला होने पर सीधा ही अंदर रूम में आ जाती है। सिमरन जी देव के रूम से जा चुकी थी। नाज अंदर आकर देखती है तो देव बालकनी में खड़ा था, किसी गहरी सोच में खोया हुआ था। नाज अचानक से जाकर देव को हक कर कहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। देव नाज को यहाँ देख एकदम शॉक्ड था। देव हैरान होते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे, वो भी इस समय? नाज कहती है, ये सब छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ वो लड़की कौन? देव के कंधे से अपना कंधा मारते हुए कहती हैं। देव इरिटेट होते हुए कहता है, तुझे ये सब किसने बताया है? जीजू ने, नाज चाहते हुए कहती हैं। देव थोड़ा तेज आवाज में कहता है, पता चल गया ना, अब जा यहाँ से। नाज उदास सी शकल बनाते हुए कहती हैं, पहले दी मुझे भेज रही थी, अब तुम भेज रहे हो, जाओ, मैं तुम दोनों से ही बात नहीं करने वाली, झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहती है। देव नाज से कहता है, क्या कहा तुमने? दी ने तुमसे जाने के लिए कहा। नाज अपना सर हाँ में हिलाती हैं। देव खुद में ही बड़बड़ाता है, दी ने नाज से ऐसा क्यों कहा? देव को यूं खुद से बात करता देख नाज कहती है, ये क्या बड़बड़ रहे हो खुद में? देव अपना सर झटक कहता है, नहीं कुछ नहीं, तुम ये बताओ दी कुछ अजीब व्यवहार कर रही थी क्या? नाज कहती है, हाँ, अपने होठ लटका देव से कहती है, तुम्हें पता है आज उन्होंने पहली बार मुझसे रूड वॉइस में बात की। नाज देव से शिकायत लगा रही थी, जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से लगाता है। देव बालकनी से रूम में आता है। नाज भी देव के पीछे पीछे बालकनी में आ जाती हैं। नाज कहती हैं, कहाँ जा रहे हो? दी के पास देव कहता हुआ कमरे से बाहर आ जाता है। देव को लगता है कि कहीं आशी की तबीयत तो फिर से खराब नहीं हो गई, कभी वो फिर से पैनिक तो नहीं होने लगी। देव जल्दबाजी में रूम से बाहर आ सामने से आ रहे शख्स से टकरा जाता है। वो कोई नहीं बल्कि नत्तू थी। नत्तू अपने रात के पहनने वाले कपड़े चेंज करने आई थी। नत्तू ने इस समय एक सफ़ेद सलवार सूट पहना था, पिंक कलर का दुपट्टा।
देव नत्तू को गिरने से बचा लेता है। देव एकटक नत्तू को देख रहा था। नत्तू ने गिरने से डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब नत्तू को महसूस होता है कि वह नहीं गिरी तो नत्तू अपनी एक आंख खोलकर देखती सामने देव को देख नत्तू भी देव को ही देख रही थी। नाज जब बाहर आती है दोनों को यूं एक दूसरे को देखता हुआ पाकर नाज उनके सामने चुटकी बजाते हुए कहती हैं, बस अब कितना घूरोगे इसे। नाज की आवाज़ सुन दोनों ही अपने अपने सेंस में आते हैं। देव नत्तू को सीधे खड़ा करते हुए आगे को चला जाता है। नाज तेज कदमों से देव के पास जाते हुए कहती हैं, क्या यही है मेरे होने वाली भाभी। देव के कदम ये सुन रुक जाते हैं। देव कहता है, तुम्हें कैसे पता। नाज अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहती हैं, मेरा भाई इतने प्यार से जो उसे देख रहा था। देव कहता है, तुम्हारी आंखों में मोतिया बिंद हो गया, मैंने बस उसे गिरने से बचाया और कुछ नहीं। इतना कह देव करण के रूम के पास पहुंच जाता है। देव दरवाजा नॉक करता है। आशी थोड़ी सी हैरान होती है कि 10 बजने वाले हैं, इस समय कौन होगा। तभी देव आवाज लगाता है, दीदी आप ठीक तो है ना। आशी दरवाजा खोल देती है। कुंडी अंदर से नहीं लगी थी, करण ने बाहर जाते समय गेट बंद कर दिया था। सामने नाज और देव दोनों ही खड़े थे। आशी दोनों को अंदर बुलाती है और नाज से कहती है, तुम अभी तक यही हो गई नहीं। नाज कहती है, देखा देव ये हमारी दी नहीं है, देखो कैसे मुझे जाने के लिए कह रही है। एपिसोड 49 अजीब अजीब सी बातें। अब आगे। नाज कहती है, देखा देव ये हमारी दी नहीं है, देखो कैसे मुझे जाने के लिए कह रही है। आशी नाज को डांटते हुए कहती हैं, तुमने टाइम देखा है, 10 बजने वाले हैं, तुम घर कब पहुंचोगी। रात के 12 बजे। अपने इस दिमाग को कहीं तो सही जगह इस्तेमाल कर लिया करो, घर पर मिसेस जिंदल और दादी तुम्हारी फिक्र करेंगी। लड़ाकू जहाज को कहा मेरी फिक्र रहती है, नाज मुंह बनाते हुए कहती हैं। देव कहता है, वो इसलिए क्योंकि दादी को पता है दी तुम्हें समय से घर ले आएंगी, लेकिन अब तो दी यहाँ रहती है, अब वो तुम्हें घर कैसे लेकर जाएंगी। नाज कहती हैं, क्या सच में ऐसा है। आशी अपनी पलके छपका हाँ में इशारा कर देती है। नाज अपने कान पकड़कर क्यूट सी शकल बनाते हुए कहती हैं, सॉरी दी मैंने दादी के लिए ऐसा बोला। आशी नाज का चेहरा अपने दोनों हाथों में भर कहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना वो तुमसे बहुत प्यार करती है, अब जाओ वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। नाज आशी के फॉरहेड पर चूमते हुए कहती हैं, बाय दी गुड नाइट। देव को साइड हक करती है और कहती है, वैसे भाभी बड़ी क्यूट है, जल्दी से शादी करके उन्हें घर ले आना। इतना कह नाज आशी के रूम की बालकनी की ओर चली जाती है। देव कहता है, अब वहाँ कहाँ जा रही है तू। नाज कहती है, जैसे आई थी वैसे ही जा रही हूँ। इतना कह नाज बालकनी से रस्सी के सहारे लटक नीचे उतरने लगती हैं। अचानक से नाज के हाथ रस्सी पर फिसल जाते हैं। नाज नीचे गिरने को होती है। नाज अपनी आंखें डर से बंद कर लेती हैं, लेकिन नाज को महसूस होता है कि वह नीचे गिरने को है, लेकिन जब पता चलता है कि वह नीचे नहीं गिरे तो अपनी आंखें खोलकर देखती है। रोनी ने नाज को गिरने से बचा लिया था। नाज एक गहरी सांस ले रोनी से कहती हैं, थैंक यू बॉडीगार्ड जी, मुझे गिरने से बचा लिया, इतने भी बुरे नहीं हो तुम। रोनी नाज को खड़ा करते हुए कहता है, तुमने कुछ कहा क्या। वो मुझे ठीक से कुछ सुनाई नहीं दिया। ना सुनने की एक्टिंग करते हुए कहता है। नाज अपनी छोटी नजरें कर रोनी को घूर कर देखती है और रोनी के करीब आ उसके कान में जोर से चिल्लाती है, थैंक यू। रोनी अपने कान पर हाथ रख नाज को डांटते हुए कहता है, तुम इतनी तेज कैसे चिल्ला सकती हो, कोई आ गया और किसी ने हमें देख लिया ना तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। नाज मुंह बनाते हुए आगे आगे चलने लगती हैं। रोनी नाज को पकड़कर रोकते हुए कहता है, यहाँ कहाँ जा रही हो, उधर चलो पीछे की ओर। इतना कह हवेली से पीछे की ओर ले जाता है और वहां से दीवार कूदकर दोनों निकल जाते हैं। उधर किचन में करण जब किचन में जाता है तो वहां सिमरन जी किचन साफ थी। करण सिमरन जी को पीछे से आकर हक कर लेता है। सिमरन जी करण के गाल पर हाथ रखते हुए कहती हैं, खाना लेने आया है। करण सिमरन जी के कंधे पर अपनी थुड़ी रखते हुए कहता है, हाँ मेरा और आशी का। सिमरन जी करण को खुद से दूर कर खाना गर्म करके एक प्लेट में सर्व कर करण को दे देती है और कहती है, करण आशी ठीक तो है ना। वो उनसे राजजीत से कुछ अजीब अजीब सी बातें कर रही थी, भूखे भेड़िए, और उसके बाद वो अचानक से बेहोश हो गई। करण कहता है, यो आप उसे तय पूछ लेना, ये आप उसी से पूछ लेना। इतना कह सिमरन जी के हाथ से खाने की प्लेट ले करण कहता है, आप भी खा लेना, और किचन से बाहर आ जाता है। करण अपने रूम में जाने से पहले अर्जुन के रूम में जाता है। अर्जुन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। अर्जुन कहता है, आज और अभी से मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अब और तुमसे वो सब नहीं लेना चाहता। करण अंदर आते हुए कहता है कि ना लेना चाहे तू, क्या नहीं लेना चाहता तू। अर्जुन ये सुन घबरा जाता है, पीछे पलट अपने चेहरे की घबराहट छिपाते हुए कहता है, वो बस 1 महीने के लिए मैं भाभी के साथ कंपनी जा रहा हूँ, तो मैं अपने दोस्त से कह रहा था कि 1 महीने उससे नहीं मिलने वाला। लेकिन तन्ने तो इब्नू कही थी कि वो सब ना लेना चाहता, लेकिन तुमने तो अभी ये कहा था कि वो सब नहीं लेना चाहता। करण सवालिया नजरों से देखकर कहता है। अर्जुन कहता है, वो इसलिए क्योंकि मेरे दोस्त को लगा कि मैं घर छोड़कर जाना चाहता हूं, तो वो मुझे फाइनेंशियल हेल्प के लिए पूछ रहा था, तो मैं मना कर रहा था, बस और कोई बात नहीं। करण कहता है, ठीक से, लेकिन मैनू कहन आया था कि आशी के पास्ट का बारा माँ घर में किसे ना बताए जब तक आशी खुद ते किसे ना बताना चाहे। ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहने आया था कि आशी के पास्ट के बारे में घर में किसी को मत बताना जब तक आशी खुद से किसी को ना बताना चाहे।
अर्जुन कहता है ठीक है, किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये सिर्फ भाभी के लिए करूंगा, तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं। करण बिना कुछ बोले चला जाता है। करण का कमरा। देव आशी से गले लग कहता है दी आप ठीक हो ना। आशी अपना सर हाँ में हिलाकर कहती है मैं ठीक हूँ, अब तुम जाकर रेस्ट करो। देव जाने लगता है तो सामने से आ रही नत्तू से फिर से टकरा जाता है। देव नत्तू पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता या फिर बस टकराने के बहाने ढूंढती रहती हो। नत्तू कुछ नहीं कहती, सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। वो जानती थी कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ है उस सब का जिम्मेदार नत्तू को मानता है। आशी रुड वॉइस में देव से कहती है देव ये क्या तरीका है नत्तू से बात करने का। देव बिना कुछ बोले रूम से चला जाता है। नत्तू दरवाजे पर ही खड़े हो आशी से कहती है वो मुझे करण भैया से कुछ काम था। आशी नत्तू को अंदर आने का इशारा करती है। नत्तू अंदर आकर आशी के सामने खड़ी हो जाती है। आशी नत्तू को बेड पर बैठाकर उसके बगल में बैठकर नत्तू के कंधे पर हाथ रखकर कहती है नत्तू देव की बातों का बुरा मत मानना, वो बस 2-3 दिन गुस्सा करेगा फिर खुद ही नॉर्मल हो जाएगा, उसे थोड़ा टाइम दो। आशी नत्तू से आगे कहती है नत्तू तुम क्या सोचती हो इस रिश्ते के बारे में। नत्तू की आंखें नम हो जाती है। ये देख आशी नत्तू को गले लगा लेती है। नत्तू नम आंखों से कहती है मैं अपने मामा मामी जी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, उनका मेरा सिवा कोई नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होया करे कि सगाई हो जाए वाया ना हो वह, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सगाई हो जाए और शादी ना हो। करण अंदर आते हुए कहता है। नत्तू आशी से पीछे हटकर कहती है लेकिन भैया। करण कहता है लेकिन के। इसने देख खाना साइड टेबल पर रख आशी की ओर इशारा करते हुए आगे कहता है या भी तो अपना घर छोड़ के मेरे घर में रोटी बनावे सर, ये भी तो अपने घर को छोड़कर मेरे घर में रोटी बनाती हैं। ये सुन आशी करण को घूर कर देखती है। करण हंसते हुए आशी से कहता है इब्नू क्यों घूरे है, मैं गलत थोड़ी ना कहूँ, एक तो तेरी सेवा करो ऊपर तेरी घूर सहो, अब ऐसे क्यों घूर रही हो। मैं गलत थोड़ी ना कह रहा हूँ, एक तो तेरी सेवा करो ऊपर से तेरी घूर भी सहनी पड़े। आशी का तो मन कर रहा था कि अगर रूम में नत्तू नहीं होती ना तो करण का सर फोड़ दे। नत्तू उन दोनों को ये कोल्ड वॉर देख अपने मन में कहती है नत्तू तू निकल ले यहाँ से, कहीं बीच में तेरा ही सर ना फूट जाए। नत्तू अपनी जगह से खड़े होकर कहती हैं भैया मैं चलती हूँ, सुबह बात करेंगे। इतना कह नत्तू बिना करण की बात सुने तेज कदमों से करण के रूम से चली जाती है। आशी अपनी जगह से खड़ी हो करण को घूर कर देखते हुए कहती हैं क्या बकवास कर रहे थे, मैंने कहा था मेरी सेवा करो, मेरे लिए खाना डाल कर लाओ। करण आशी से कहता है मैं तो मजाक करूँ था, तू तो सीरियस होगी छोटी सी बात पे। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई छोटी सी बात पर। करण आशी का हाथ पकड़ बेड पर बिठा कर कहता है आशी। करण हंसते हुए कहता है मेरा सिर फोड़ने का जी कर है सर, मेरा सर फोड़ने का मन कर रहा है। आशी अपनी आंखें फैलाए हैरानी से करण को देख रही थी। ये देख कि करण को कैसे पता कि वो अभी क्या सोच रही थी। करण साइड टेबल से खाने की प्लेट उठा आशी की ओर निवाला तोड़ते हुए कहता है अब तेरे दिल की बात बता दी तो भी तू मन्ने नुए घूरे सर, अब तुम्हारे दिल की बता दी तब भी तुम मुझे ऐसे ही घूर रही हो। करण तो बस आशी से ये सब उसका मूड ठीक करने के लिए कह रहा था ताकि आशी उन सब बातों को भूल जाए और लाइट महसूस करे। करण आशी से कहता है अब खा ले, कितनी देर थी हाथ में ले बैठा रहूंगा, अब खा लो, कितनी देर तक हाथ में लेकर बैठा रहूंगा। आशी भी जानती थी कहीं ना कहीं कि करण ये सब जानबूझकर कर रहा है, बस उसका मूड ठीक करने के लिए। आशी थोड़ी इमोशनल हो जाती है ये सोच कि अब भी करण उसे सपोर्ट कर रहा है। आशी अचानक से करण को हक कर लेती है। करण ने आशी से ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं किया था। करण निवाले को प्लेट में रख, प्लेट को बेड पर साइड में रख आशी के बालों को सहलाते हुए कहती हैं तू फिर रोने लगी, अब तुम फिर से रोने लगी। आशी अपनी गर्दन ना में हिलाती है। करण आशी पर अपनी पकड़ कसते हुए कहता है ना तो फिर इतनी इमोशनल फूल क्यों बने हैं, मन्ने मेरी पहले आली सीओ वाइफ चाहिए जिससे मन्ने शादी करी थी, नहीं तो फिर इतनी इमोशनल फूल क्यों बन रही हो। मुझे मेरी पहले वाली सीओ वाइफ चाहिए जिससे मैंने शादी की थी। आशी कहती है तुम इतने अच्छे क्यों हो, कोई तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठा जाएगा। करण कहता है फ़ायदा तो अपने ही उठाते हैं, गैरों को क्या पता कहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। करण आशी को ठीक से बैठा कर खाना खिलाता है। दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और करण आशी को दवाई देकर अच्छे से बेड पर लेटा देता है। करण आशी को लेटा कर जाने लगता है तो आशी करण का हाथ पकड़ रोकते हुए ना जाने को कहती है। करण वही आशी के बगल में बैठ आशी के बालों को सहलाने लगता है। कुछ ही देर में आशी दवाई के कारण गहरी नींद में चली जाती है। करण आशी को अच्छे से सुलाकर बालकनी में आ वंश से कॉल करके कहता है मैंने तुम्हें अर्जुन के बारे में पता लगाने को कहा था। उधर से वंश कहता है सॉरी सर, वो आरआर ग्रुप्स के ऑर्डर के चक्कर में भूल गया। करण कहता है मुझे अर्जुन के 1 घंटे पहले के कॉल रिकॉर्ड भी चाहिए, सुबह तक याद से काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर करण कॉल कट कर देता है। एपिसोड 50 करण की गुलाबो। अब आगे। सुबह जब आशी की आंखें खुलती है तो करण आशी के बगल में नहीं था। आशी उठकर रेडी होकर नीचे आ जाती है। आज आशी खुद को बोझ मुक्त फील कर रही थी क्योंकि वो अपना पास्ट करण को बता चुकी थी, लेकिन हल्की सी बेचैनी अभी भी आशी की माथे की लकीर साफ बयां कर रही थी। आशी करण को प्रेगनेंसी वाली बात भी बताना चाहती थी और ये सच बता आशी अपना पूरा बोझ अपने सर से मिटाना चाहती थी। आशी नहीं जानती थी कि उस रात उसके करण को कितना सच बताया और कितना नहीं।
इसलिए आशी खुद ये सच भी करण को बताना चाहती थी। आशी सबसे पहले किचन में आती हैं और नीति और सिमरन जी जो पहले से ही किचन में खाना बना रही थी उनकी हेल्प करने लग जाती है। 7:30 बजे तक सारा खाना रेडी हो चुका था। आशी एक बार पूरी हवेली में चक्कर लगा करण को ढूंढती है, लेकिन आशी को करण कहीं भी नहीं मिलता। आशी वही काम कर रहे हवेली के सर्वेंट से पूछती हैं, काका आपने आगे रुक। आशी चारों ओर चेक करती है। रणधीर चौधरी उसे करण का नाम लेते हुए ना सुन ले वरना फिर तमाशा हो जाएगा। आशी आगे कहती हैं, आपने करण को कहीं देखा क्या? वो नौकर कहता है, वो करण बाबा तो गुलाबों के पास है। ये सुन आशी की आंखें मानो बाहर आने को हो गई थी कि अभी तो उसका रिश्ता सुधरा भी नहीं, ये कौन नहीं सौतन आ गई। लेकिन आशी को याद आता है पिछली बार भी उसे गलत फहमी हुई थी माई लव वाले चैप्टर में। ये सोच आशी अपने ख्यालों को झटक कर कहती है, नहीं नहीं मैं ये क्या सोच रही हूँ, पहले मुझे कन्फर्म करना होगा। मेरा मोलू मेरे रहते किसी और को अपनी लाइफ में नहीं ला सकता। आशी अपनी सोच से बाहर आ उस नौकर से पूछती है, ये गुलाबो और करण कहाँ है? मुझे भी उनके पास जाना है। वो नौकर आगे आगे आशी पीछे पीछे। दोनों ही हवेली के पीछे एक कोने में बने तबेले के पास आ जाते हैं। वो नौकर कहता है, बहू रानी यही अंदर है करण बाबा। इतना कहकर वो नौकर चला जाता है। आशी अंदर जाती है तो आशी हैरान रह जाती है। ये तो आशी की उम्मीद से सब कुछ परे था। आशी करण को वही खड़े खड़े देख रही थी। करण सामने एक भैंस को नहला रहा था। गुलाबो करण की इस भैंस का नाम है। आशी करण के पास आकर कहती है, ये है तुम्हारी गुलाबो। करण आशी का हाथ पकड़ अपनी और खींचते हुए कहता है, हाँ आजा तन्ने भी मिलवाओ, हाँ आजा तुझे भी मिलवाओ। आशी को उस भैंस से डर लग रहा था। आशी 2 कदम पीछे ले लेती है। करण आशी को अपनी ओर खींचता है। आशी करण के सीने से जा लगती है। आशी बस बड़े प्यार से करण को देख रही थी। करण की हार्टबीट भी आशी को सुनाई दे रही थी। करण के सारे कपड़े भीगे हुए थे। इस समय करण ने एक वाइट शर्ट पहनी थी। उसके ऊपर के 3 बटन भी खुले थे, कुछ वर्कआउट करके पसीने से और कुछ गुलाबों को नहलाते समय पानी से, जिस कारण आशी की भी सारी थोड़ी भीग जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। गुलाबों के बोलने की आवाज़ से दोनों ही अपने सेंस में आते हैं। आशी थोड़ा अजीब सा फील कर रही थी। ये पहली बार था कि उस हादसे के बाद आशी देव और अपने पापा को छोड़ कभी इतना क्लोज हुई हो। आशी जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन करण आशी का हाथ पकड़ उसे रोकता है। आशी पीछे पलट करण से कहती है, मुझे जाने दो करण, मुझे लेट हो रहा है। करण आशी से कहता है, नू क्यों कर जान दूँ मेरी गुलाबो तय तो तू मिली एक कोनी, ऐसे कैसे जाने दूँ मेरी गुलाबों से, तो तुम मिली ही नहीं। करण की गुलाबों के बड़े बड़े सींग थे जिन्हें देख आशी को डर लग रहा था कहीं उन बड़े बड़े सींग को गुलाबो आशी के सीने में ना घोंप दे। आशी करण से कहती है, नहीं करण मुझे डर लग रहा है। करण मजाक में कहता है, गुलाबो प्यो वेजिटेरियन सतन ने ना खावे, गुलाबो प्यो वेजिटेरियन है तुम्हें नहीं खाएगी। आशी कहती है, करण प्लीज मजाक नहीं, मुझे सच में डर लग रहा है। करण आशी को पकड़ गुलाबों के नज़दीक ले जाने लगता है। आशी करण के पीछे छिप जाती है। आशी चिल्लाना शुरू कर देती है, प्लीज नहीं करण नहीं, और अपनी आंखें बंद कर पीछे की ओर जाने लगती है। करण आशी को बाहों में उठा लेता है। आशी को जैसे ही महसूस होता है कि उसके पैर हवा में है तो अपनी आंखें खोलकर देखती है। करण आशी को गुलाबों को बिल्कुल करीब ले आया था। ये देख आशी की तो मानो सांस अटक जाती है। आशी करण के कंधे पर मारने लगती हैं। दोनों ही डिसबैलेंस हो नीचे गिर जाते हैं। आशी करण के ऊपर दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। इस बीच पानी का पाइप भी ड्रम से निकलकर उन दोनों पर गिर जाता है। पानी को महसूस कर दोनों सेंस में आते हैं। आशी लाल आंखों से करण को घूर रही थी। करण बड़े प्यारे से आशी के आगे आए हुए उसके बालों को अपने एक हाथ से पीछे करते हुए कहता है, बीवी जी अब अपने इस 100 कुंटल के वजन को मेरे ऊपर से हटा लो। आशी करण के सीने पर मारते हुए कहती हैं, मुझे गुलाबों के पास क्यों लेकर जा रहे थे, मुझे उससे डर लग रहा था। करण आशी के हाथों को पकड़कर मारने से रोकते हुए कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, गलती होगी माफ कर दे। आशी उठने की कोशिश करती है लेकिन फिर से फिसल कर करण के ऊपर गिर जाती हैं। आशी के होंठ करण के सीने से टच हो जाते हैं। ये महसूस कर आशी की बॉडी में एक सिरहंसी दौड़ जाती है। सेम हाल करण का भी था। आशी को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह यहाँ आए ही क्यों। आशी अपनी नज़रें झुका फिर से उठने की कोशिश करती है लेकिन इस बार फिर आशी फिसल जाती है, लेकिन करण पकड़ लेता है आशी को और करण कहता है, तू रुक मैं हेल्प करूँ। करण आशी की उठने में हेल्प करता है। आशी ने इस बीच करण की ओर एक बार भी नहीं देखा था। आशी की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी और उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी। उसकी बॉडी रिवील हो रही थी और ऊपर से आज आशी ने ऑर्गेन्जा की बेबी पिंक कलर की फ्लो प्रिंट की शादी पहनी थी। आशी जाने लगती है तो करण आशी को आवाज़ लगा रोकता है। आशी रुक जाती है। करण आशी के पास अपनी शर्ट निकालकर अच्छे से पानी निचोड़कर आशी को पीछे से ही पहना देता है। आशी भागकर कमरे में जा सीधा वॉशरूम में चली जाती है। आशी का चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। आशी खुद को ही मिरर में देखती है और आशी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन आशी को प्रेगनेंसी वाली बात याद आते ही आशी के चेहरे पर एक उदासी अपनी जगह बना लेती हैं। तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और